आईएफएस चैप्टर 2। डे बताइएगा आप लोग। डे क्या है? चैप्टर 2 का डे बताइए। 4 4। डे 4 है। ठीक है, आज हम लोग मनी मार्केट को खत्म करेंगे, इसलिए हम लोग आज संडे को जुड़े हैं। ओके, आप लोग को नोट्स मैं सेंड कर दूंगा, ये वाला पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ओके, हमारा ये इंट्रो वाला पार्ट ऑलरेडी हम डे 1 में डिस्कस कर दिए थे। ये जो हमारा इंट्रो वाला पार्ट है ऑलरेडी हमारा डे 1 में डिस्कस किया हुआ, ठीक है। डे 1 में डिस्कस किया था ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक है, फीचर्स, फीचर्स प्लस जो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का जो डिफरेंस था, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है डे 1 में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट ऑलरेडी डिस्कस है। ये पूरा का पूरा डे 1 में पढ़ाया था। इकोनॉमिक इंडिकेटर तक पूरा का पूरा डे 1 में पढ़ाया था। याद आ रहा है? याद आ रहा है आप लोग को? क्लासेस किए हो तो याद आ रहा होगा, नहीं किए होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबको याद आ रहा है? हाँ सर। नहीं? अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट ये हमने डे 2 में स्टार्ट किया था। ये जो इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट है, इसको हम लोग डे 2 में स्टार्ट किए थे। ठीक है, मैंने आपको डे 2 में दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था। पहला पढ़ाया था ट्रेजरी बिल पढ़ाया था, ठीक है। जस्ट समझाया था ट्रेजरी बिल क्या है, और उसके बाद मैंने आपको फिर समझाया था कॉमर्शियल पेपर समझाया था। ये वाला आपको मैंने डे 2 में पढ़ाया था। जस्ट मैंने समझाया था। आज आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे पहले, ठीक है, जो एग्जाम में आपको लिखना है। तो चलो मैं वन बाई वन पढ़ते चला जा रहा हूँ और समझाते चला जा रहा हूँ। ऑलरेडी ट्रेजरी बिल हो चुका है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था ट्रेजरी बिल कैसे इशू किया जाता है, क्यों इशू किया जाता है, हाउ, व्हाट एंड व्हाई। ये तीनों क्वेश्चन में समझाते ट्रेजरी बिल है क्या, कैसे इशू किया जाता है, क्यों इशू किया जाता है, ये तीनों मैंने आंसर आपको समझा दिया था। आज मैं आपको इसका जो हमारे मैट में होगा, उस मैट में कैसे लिखना है, आप बेसिकली वो देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ट्रेजरी बिल क्या है बेसिकली। ट्रेजरी बिल इशू करती है आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म डेट है। ट्रेजरी बिल क्या है? एक शॉर्ट टर्म डेट है, मतलब 1 साल के अंदर इसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है। आप पढ़े भी होंगे, 3 प्रकार की ट्रेजरी बिल होती है: 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ठीक है, 91 डेज, 82 डेज एंड 364 डेज। ओके, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल इशू करता है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में। सर कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इशू करती है ट्रेजरी बिल। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म डेट होता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम होता है। 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। ओके सर। टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल। टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल आपको पता है 3 प्रकार की ट्रेजरी बिल होती है: नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो हमारा नंबर 1 है 91 ट्रेजरी बिल। ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजरी बिल होती है, ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजरी बिल होती है। ठीक है, अच्छा, ट्रेजरी बिल को ना हम लोग प्यार से टी बिल बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपने? टी बिल बोलते हैं इसको। अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टी बिल। ठीक है, तो जो 91 ट्रेजरी बिल है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट मैच्योरिटी ट्रेजरी बिल है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं हो रहा है, आप जस्ट जस्ट ऐसे ही बोल दो ना कि व्हेन द ट्रेजरी बिल आर इशूड, व्हेन द ट्रेजरी बिल आर इशूड ओनली फॉर द 91 डेज, देन दैट ट्रेजरी बिल और दैट टी बिल इज नोन एज 91 टी बिल। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, जस्ट डे डे को देख करके डेफिनेशन बना दो। ठीक है, 182 में वही होता है कि जब ये थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड, मतलब लगभग 6 मंथ के आसपास, जब ट्रेजरी बिल 3 महीने के आसपास इशू की जाती है उसको 91 बोलते हैं। जब 6 मंथ के आसपास, 6 मंथ है ना, एक 6 मंथ में कितने डे होते हैं? 180 दिन। यहाँ 182 डे। यहाँ 3 मंथ में कितना होता है? 90 डेज। यहाँ 91 डेज। तो अगर 3 महीने के आसपास ट्रेजरी बिल इशू किया गया तो 91 डेज। 6 महीने के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया गया, 182 डेज ट्रेजरी। और पूरे 1 साल, 1 साल मतलब 1 साल में कितना दिन होता है? 365। ठीक है, तो जब पूरे 1 साल के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है, इसको बोलते हैं 364 डेज, मतलब एक दिन कम इसमें होता है, क्योंकि लेस देन 1 ईयर करना होगा ना, तो एक दिन तो कम करना होगा। तो जब गवर्नमेंट को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट हमेशा 364 डेज वाला इशू करता है। मतलब जब गवर्नमेंट को लंबा लंबा पैसा चाहिए, लंबे दिन के लिए पैसा चाहिए, ज्यादा वक्त चाहिए पैसा का, कभी कभी शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए तो 91 डेज,
मीडियम टर्म चाहिए, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो 6 महीने के लिए इशू कर देता है 182 डेज। सर ज्यादा पॉपुलर कौन है? ज्यादा पॉपुलर ये 6 महीने और 1 साल वाला है। ज्यादा पॉपुलर ये 6 महीने और 1 साल वाला है, ठीक है। ज्यादा पॉपुलर हमारा 6 महीने और 1 साल। कोई दिक्कत हो रहा है गाइस? घर से पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? आवाज उवाज का कुछ भी? नहीं सर, ठीक है। बाकी गायत्री आप लोग बताइए। सर सब सही है। चलो बढ़िया। इशुएंस एंड एक्शन, इशुएंस एंड एक्शन। टी बिल आपको पता है डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, जो फेस वैल्यू होता है, ठीक है, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलता है। और रिडीम होता है पार पर। ये आपको मैंने पहले ऑलरेडी बढ़ा दिया। अगर 1 लाख का ट्रेजरी बिल है तो नॉर्मली ये 98 या 97 पे इशू किया जाता है। तो ये हो गया डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड वैल्यू। और पार किया जाएगा, पार मतलब 1 लाख पर इसको रिडीम किया जाएगा, 1 लाख पर रिडीम किया जाएगा। 1 लाख पर इसको क्या किया जाएगा? रिडीम किया जाएगा। तो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, पार पर रिडीम किया जाता है। 1 लाख की ट्रेजरी बिल हमेशा इशू किया जाता है लेस देन 1 लाख, मे बी 98, मे बी 97। लेट अस एज्यूम 97। तो 1 लाख का ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने आपको दिया 97 में, तो आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिला। इसको बोलते हैं कि ट्रेजरी बिल आर इशूड एट अ डिस्काउंट, रिडीम एट ए पार। रिडीम एट ए पार का मतलब 3 महीने के बाद आरबीआई आपको 1 लाख रुपया देगा। फीचर्स क्या है ट्रेजरी बिल का? फीचर्स क्या है ये देख लेते हैं अपने। ये हाईली लिक्विड है, ये हाईली लिक्विड है, ठीक है, हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का मतलब आप इसको आराम से स्टॉक मार्केट वगैरह में ट्रेड कर सकते हो, जब चाहे तब आप इसको सेल कर सकते हो। मतलब कौन, गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल कौन परचेज नहीं करना चाहेगा? देखो लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग इसका फायदा नहीं उठाते। जिस दिन, ऐसा नहीं है कि अब जैसे अब आप पढ़ रहे हो बीकॉम, आपको पता चल गया, तो इन फ्यूचर जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दैट इज वाई आईएफएस इन योर सिलेबस। आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएट नाउ यू आर एबल टू अर्न सम मनी। तो आपको अच्छे से पता है कि पैसा कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना, ठीक है। बट पूरी पब्लिक को नहीं पता, ऑब्वियसली पूरी पब्लिक को तो नहीं पता, ठीक है। तो आप स्टॉक मार्केट में आराम से इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप आप किसी दूसरे पर्सन को भी बोल सकते हो भाई ये ट्रेजरी बिल पकड़ो, बदले में कैश दे दो। बिकॉज ट्रेजरी बिल क्या होता है? सबसे सेफेस्ट होता है, रिस्क फ्री होता है। बिकॉज भाई इसका खुद का जो ओनर है वो गवर्नमेंट है, इसका खुद का जो ओनर है वो कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट थोड़ी आपको धोखा देगी, ठीक है। ट्रेजरी बिल में कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है? डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट आपको मिलता है, जो परचेज प्राइस होता है और जो फेस वैल्यू होता है। परचेज प्राइस था हमारा 97 और फेस वैल्यू कितना था? 1 लाख। तो जो डिफरेंस था 3,000, यही आपका इंटरेस्ट हो गया, यही आपका इंटरेस्ट हो गया। तो जनरली जो ट्रेजरी बिल होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। परचेज प्राइस, जो कि हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं, जो हमारा परचेज प्राइस होता है और जो हमारा फेस वैल्यू होता है उसका जो डिफरेंस है वही आपका कमाई है, वही आपका बेनिफिट है, ठीक है। ट्रेजरी बिल को आप मैच्योरिटी के पहले आराम से स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, मैच्योरिटी के पहले आप ट्रेजरी बिल को आराम से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम आपको 25,000 रुपया लगाना पड़ेगा और उसका मल्टीपल, मिनिमम 25,000 रुपया लगाना पड़ेगा और उसका मल्टीपल। सर 25,000 का मल्टीपल क्या होता है? 25,000 होता है, 50 होता है, 75 होता है, 1 लाख होता है, 1,25,000 होता है, ठीक है, 1,50,000, मतलब जो 25 लाख का मल्टीपल होता है वही। सर 25 का फॉर्मूला नहीं पता? कर लो भाई, गूगल कर लो, पता चल जाएगा 25 का फॉर्मूला। ठीक है, जोक सपाट। मिनिमम अमाउंट कितना है? 25 लाख, 25 लाख नहीं, 25,000, सॉरी, 25,000। अगर आपको ट्रेजरी बिल में इशू करना है तो मिनिमम आपको 25,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम आपको 25,000 का इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। जो 90 डेज के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है ना, मतलब जो बेसिकली 91 डेज के लिए जो ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है, यहाँ एट प्रेजेंट 91 डेज होगा। यहाँ 90 डेज लिखा हुआ है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 91 डेज होगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर है, ठीक है। यह वीकली बेसिस इशू किया जाता है। जो 91 ट्रेजरी बिल है ना, यह आपको हर दिन, मतलब हर दिन नहीं, मतलब हर वीक वेडनेसडे को, हर वीक वेडनेसडे को इशू किया जाता है। और फ्राइडे को आपको आपके अकाउंट में, आपको जो डीमेट फॉर्म है उसमें ट्रेजरी बिल आपको दिख जाती है। गवर्नमेंट आपको वेडनेसडे को ऑक्शन करवाती है। आपको पता है ना ट्रेजरी बिल ऑक्शन पे होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन होगा, और आपको फ्राइडे तक पेमेंट कर देना है। और मतलब फ्राइडे तक आपका सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पेमेंट को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट फ्राइडे तक आपका डीमेट अकाउंट में ट्रेजरी बिल सेंड कर देगी। मतलब कहने मतलब वेडनेसडे को परचेस करोगे, फ्राइडे को ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सर ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट होता है? जब आप पेमेंट करते हो तभी तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। आपने ऑप्शन किया तो आप तुरंत पेमेंट तो नहीं करोगे ना, आपको पेमेंट करने का मौका मिलेगा एक दिन का। आप पेमेंट करो, फ्राइडे तक आपको सेटलमेंट कर लेना है, और जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में ट्रेजरी बिल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये जो 91 डेज, 182 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज जो ट्रेजरी बिल होता है, नॉर्मली या वीकली बेसिस पे होती है, नॉर्मली या वीकली बेसिस पे होती है। ठीक है, ज्यादातर ये वीकली बेसिस पे होता है। हर वेडनेसडे को ट्रेजरी बिल ओपन होता है, फ्राइडे को ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन क्यों? क्योंकि इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो तो जीरो है ना बाबा। ट्रेजरी बिल पर कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं। ठीक है, इसको जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ट्रेजरी बिल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए इसका अनादर नाम है। तो ट्रेजरी बिल का दो नाम हो गया, पहला नाम हो गया टी बिल, और दूसरा नाम होगा जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस। हम ट्रेजरी बिल बेसिक क्या है, ट्रेजरी बिल इन्वेस्टर लोग तभी करते हैं क्योंकि ये सेफ है, शॉर्ट टर्म है, ठीक है, और इसमें रिस्क बहुत कम है। लोग बोल रहे हैं कि आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट क्यों करते? पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट पर्पस। मैं ट्रेजरी बिल में पैसा क्यों लगाऊंगा? ऑब्वियसली मैं ट्रेजरी बिल में पैसा इसलिए लगाऊंगा, पहली बात ये सेफ है, इसमें गारंटीड रिटर्न है, मुझे मुझे रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, पैसा सेफ है, रिस्क कम है, रिटर्न गारंटीड है, और शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म रिटर्न। अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझाऊंगा, ये मैंने एक इलस्ट्रेशन लाया है, आपको समझ में आएगा कितना फायदा है ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करने का। ये एक इलस्ट्रेशन है। सर एग्जाम में लिखना बिल्कुल, अगर आपसे 10 मार्क्स से पूछ दिया, 10 मार्क्स से पूछ दिया तो आप ये इलस्ट्रेशन एग्जाम में लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, रोल इन मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी मार्केट में। ठीक है, ये बेसिकली बेंच मार्क है अदर सिक्योरिटी के लिए, अदर सिक्योरिटी के लिए बेंच मार्क। सर बेंच मार्क क्या होता है? लोग, जैसे सपोज मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसा लगा दूं, मैं कॉमर्शियल पेपर में पैसा लगा दूं, मैं कॉल मनी मतलब जो बैंक वाले होते हैं ना कॉल मनी में पैसा लगाते हैं, ये ऑप्शंस है। और एक ऑप्शन है हमारा ट्रेजरी बिल का। तो लेट से ट्रेजरी बिल में अगर मेरे को 10% का रिटर्न आ रहा है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ट्रेजरी बिल में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ट्रेजरी बिल में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मिल रहा है, तो जब मैं सीडी सीपी और कॉल मनी, देखो यहाँ पे रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर, नो रिस्क। बट इस केस में रिस्क तो है, इस केस में रिस्क तो है, मतलब यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल में रिस्क ना के बराबर है। तो अब आप सोचोगे कि मेरे को 10% अगर विदाउट रिस्क मिल जाए, लेट से ये लोग बोल रहे हैं कि हम 8% देंगे, ये सीपी, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये लोग बोल रहा है कि हम 8% देंगे, और गवर्नमेंट बोलती है हम 10% देंगे। अब आप बताइए कहाँ पे पैसा लगाओगे? आप 8% लगाओगे जहां पे रिस्क ज्यादा है, या 10% पे लगाओगे जहां पे रिस्क कम है? बताओ कहाँ पैसा लगाओगे? टेल मी गाइस, कहाँ पैसा लगाओगे आप? सर टेन आप पैसा परसेंट लगाना कहाँ पर? ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप ट्रेजरी बिल को चूज कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे एक तो रिस्क फ्री है, गारंटीड रिटर्न है, रिस्क फ्री है, गारंटीड रिटर्न है। ठीक है, तो ये ना बेंच मार्क हो गया। लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेजरी बिल को एक बार चेक कर लेते हैं, लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ट्रेजरी बिल को एक बार चेक कर लेंगे कि ट्रेजरी बिल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। जैसे ही ट्रेजरी बिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, जैसे ही ट्रेजरी बिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, लोग इन लोग को लात मारेंगे और ट्रेजरी बिल में पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? तो ये सर बेंच मार्क है। हाँ बोलो।
सर ट्रेजरी बिल में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। मिल अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे ना, देखो ना यहाँ पे निकाला ना मैंने 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग नहीं मिलता, बट हम लोग निकाल तो सकते हैं ना कि हमें कितना रिटर्न मिला है। आया समझ में? हाँ सर। अभी मैं मतलब गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती है, ये तो बात पक्का है, बट हम निकाल तो सकते हैं ना कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। अभी मैं एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है। थोड़ा सा थांबा, थोड़ा सा। रिडम्पशन, ऑब्वियसली जब मैच्योरिटी हो जाएगा, तो जो डिफरेंस है फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड प्राइस का, फेस वैल्यू था 1 लाख रुपया और डिस्काउंटेड परचेज प्राइस था हमारा 97,000। तो 3,000 रुपये का हमारा क्या है, बेनिफिट है। इसी को बोलते हैं रिडम्पशन प्राइस। अब आप बताइए रिडम्पशन कितना मिलेगा, 1 लाख पे मिलेगा या 97 पे मिलेगा? रिडीम कितने पे होगा? आप रिडीम कितना पे करोगे, 1 लाख पे करोगे या 97 पे रिडीम करोगे? मतलब गवर्नमेंट कहाँ पे रिडीम करेगी? तो फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू ना। हेलो, बाकी लोग समझ रहे हो? बाकी लोग समझ रहे हो? यस हेलो। सर। तो आपका जो रिडम्पशन होगा वो हमेशा 1 लाख पे होगा। आप 1 लाख में रिडीम करोगे, आप 1 लाख में रिडीम करोगे। ठीक है, 97 तो परचेज किए थे, ये हमारा परचेज प्राइस है। रिडीम करेंगे 1 लाख पे, 3,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। सपोज, अच्छा सर, इल्ड मतलब क्या होता है? इल्ड मतलब रिटर्न रेट, इल्ड का मतलब होता है रिटर्न। इल्ड का मतलब होता है रिटर्न। इल्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, ट्रेजरी बिल का ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है ट्रेजरी बिल का, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, वाई का मतलब क्या है? रिटर्न परसेंटेज। वाई का मतलब क्या है? रिटर्न परसेंटेज। ठीक है, पी का मतलब क्या है? डिस्काउंटेड प्राइस। पी का मतलब क्या था? डिस्काउंटेड प्राइस, जो आपने परचेज किया। मतलब पी आपका क्या? परचेज वैल्यू है। यहाँ पे डी का मतलब क्या? टेनर ऑफ बिल ना, चाहे 91 डेज हो सकता है या 182 डेज हो सकता है या 364 डेज हो सकता है। ठीक है, अब देखो, ये जो वाई क्या है? वाई आपका बेसिकली क्या है? रिटर्न। पी आपका क्या है? परचेजिंग वैल्यू। डी आपका क्या है? टेनर। ध्यान से फॉर्मूला देख लो। 100 - p डिवाइडेड बाई p इंटू इंटू 365 डेज डिवाइडेड बाई टेनर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? 100 - p डिवाइडेड बाई p इंटू 365 डेज डिवाइडेड बाई d इंटू 100। सर 100 क्यों किया? परसेंट में निकालना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। परसेंट में निकालना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलो, चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ट्रेजरी बिल को हम लोग अंडरस्टैंड करना कैसे। मान लेते हैं हमने ट्रेजरी बिल 91 डेज के लिए इशू किया। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू कितना था? 98 रुपीज। और ट्रेजरी बिल का जो फेस वैल्यू था वो 100 रुपया था। मेरे एग्जाम्पल में 1 लाख था, यहाँ पे 100 रुपया है। ठीक है, और वहां पे 97,000 था, यहाँ पे 98 रुपीज है। ठीक है, आप इसको लाख या करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपका इच्छा। ठीक, तो देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो यही है ना, y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 माइनस y इक्वल टू 100 माइनस p मतलब परचेज वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाई परचेज वैल्यू इनटू 365 डेज डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 100 कर देंगे। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो आप यहाँ देखो y निकालो। 100 माइनस p का वैल्यू कितना था? आपने कितना परचेज किया था? 98 में परचेज किया था। ठीक है, अब ये 98,000 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। वैल्यू ये हो गया p का वैल्यू 98 इंटू 365 डेज डिवाइडेड बाई कितना दिन के लिए इशू किया था? 91 डेज के लिए। डिवाइडेड बाई 91 कर दो इंटू 100 कर दो। जो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो आपका ये वाला वैल्यू आएगा 8.91%। 3 महीने में 3 महीने में आपको लगभग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है।
अच्छा है या बुरा है? वो भी रिस्क फ्री, रिस्क फ्री। अच्छा है या बुरा है? अच्छा है सर। बताइए। बहुत अच्छा है। एफडी कराओगे ना, एफडी कराओगे तो 6% 7% मिलता है बैंक वाला। वो भी तो रिस्क फ्री है ना। बैंक वाला पूरे साल में, बैंक वाला पूरे साल में आपको 7% देता है। अगर 8% आपका 3 महीना के लिए है, तो सर 4 महीना के लिए कितना होगा? इंटू 4 कर दो ना, इंटू 4 कर दो ना, तो आपका अगर 3 महीना में आपको 8% मिल रहा है, तो पूरे साल के लिए कितना होगा? पूरे साल के लिए कितना होगा? 32%। 32% का रेट ऑफ रिटर्न ट्रेजरी बिल में आ रहा है। क्या खराबी है? क्या खराबी बताइए। बैंक वाला पूरे साल में आपको 8% दे रहा, 7%। एसबीआई तो 6% देता है। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक वाले 7% देते हैं, एसबीआई 6% देता है। और गवर्नमेंट आपको 32% का रिटर्न दे रहा है। और सोचो 32% पूरे साल भर में आपको मिल रहा है, कितना फायदा, बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो ट्रेजरी बिल के लिए लाइन लगता है खरीदने के लिए, क्योंकि एक तो गारंटीड रिटर्न है, रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ना का कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपको पैसा मिलेगा तो मिलेगा, कोई ना का कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर हुआ ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आराम से खाओ ना। ट्रेजरी बिल क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। ओके। कॉमर्शियल पेपर आते हैं, कॉमर्शियल पेपर। ऑब्वियसली कॉमर्शियल पेपर क्या है? कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म मनी। सर शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि एक 15 दिन से लेकर के 1 साल तक, 15 दिन से लेकर के 1 साल तक इसको इशू किया जाता है। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कॉमर्शियल पेपर इशू करता है क्रेडिट वर्थी कंपनीज, वेल एस्टेब्लिश कंपनी। इसको मैं एक वर्ड दे रहा हूं, टॉप रेटेड कंपनी, टॉप रेटेड कंपनी। आपने इंडिया का टॉप 50 कंपनी, टॉप 100 कंपनी, टॉप 1000 कंपनी, इंडिया का जो टॉप रेटेड कंपनी है ना, वो लोग इशू करते हैं कॉमर्शियल पेपर। ठीक है। ये जो कॉमर्शियल पेपर लोग इशू करते हैं ना, नॉर्मली इशू करते हैं दो पर्पज के लिए। वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे बैलेंस, डे टू डे बिजनेस अफेयर को मैनेज करने के लिए। टॉप रेटेड कंपनी इशू करती है, टॉप रेटेड कंपनी इशू करती है दो पर्पज के लिए, एक तो वर्किंग कैपिटल, और दूसरा जब पब्लिक इशू लाना रहता है, जब पब्लिक इशू लाना रहता है तो बहुत सारा एक्सपेंसेस आता है, और इस एक्सपेंसेस को हम लोग फ्लोटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। नॉर्मली जो कॉमर्शियल पेपर, क्या कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड है, ऑब्वियसली कंपनी कॉमर्शियल पेपर जब इशू करती है तो कोई सिक्योरिटी नहीं देती है, ठीक है, अनसिक्योर्ड है। प्लस प्लस सारी कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती, टॉप रेटेड कंपनी ही कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। सर क्यों इशू करती है? बिकॉज दो, या तो वर्किंग वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एम्प्लॉय को सैलरी देना है, कंपनी को रेंट देना है, डायरेक्टर लोग को रेमुनरेशन देना है, या रॉ मटेरियल लाना, उसके लिए भी इशू कर सकती है। या कंपनी कभी कभी जब पब्लिक इशू लाती है, जब कंपनी पब्लिक इशू लाती है, तो पब्लिक इशू लाते वक्त कंपनी को पैसे का जरूरत पड़ता है, तो कंपनी क्या करती है? कॉमर्शियल पेपर इशू करती है, वहां से पैसा को कलेक्ट करती है, और उसी पैसे से ये लोग क्या करते हैं? पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को बियर करते हैं। जो पैसा कॉमर्शियल पेपर से आया, सेम पैसे से ये लोग पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को बियर करते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको ब्रिज फिनांसिंग बोलते हैं। याद है मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इसको ब्रिज फिनांसिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई कॉमर्शियल पेपर का रेगुलेटर है। ऑब्वियसली ये पॉइंट लिखना या ना लिखना बराबर है। मनी मार्केट में एक ही रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम आरबीआई, आरबीआई ही रेगुलेट करती है, आरबीआई के अलावा कोई रेगुलेट नहीं करता। कॉमर्शियल पेपर में इन्वेस्टर लोग कौन कौन सा होता है? देखो भैया, बड़ा बड़ा बैंक लोग आता है, बैंक आता है, म्यूचुअल फंड कंपनी आता है, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। ठीक है। और बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल राकेश झुंझुनवाला टाइप के जैसे लोग थे, मर गए बेचारे ना, अभी तो उनकी कंपनी तो है,
राकेश झुंझुनवाला नहीं है, बट वो आज भी वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो उनका लीगल हायर है, जो उनके लड़के हैं, जो उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी तो एचएनआई है ना आज के टाइम पे। और अनुपम मित्तल जैसे लोग, बड़े बड़े अंबानी अडानी या बड़े बड़े पैसे वाले लोग, ये पैसा यहाँ पे लगाते हैं, बैंक लगाता है, म्यूचुअल फंड लगाता है, इंश्योरेंस कंपनी से लगाती है। डिनोमिनेशन मतलब होता है कि कितना अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा, मिनिमम 5 लाख रुपया और उसका मल्टीपल। अगर आप कॉमर्शियल पेपर में पैसा लगाओगे ना, मिनिमम 5 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट कर, ये मिनिमम है। सर 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, भिखारी बोल के लात मार देगा वो लोग। 5 लाख रुपया कम से कम, या उसका मल्टीपल, या तो 5 लाख दो, या 10 लाख दो, या 15 या 20, उसका मल्टीपल। ठीक है, ये होता है इसका डिनोमिनेशन। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड होता है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, 15 दिन से लेकर के 1 साल तक। उसके बीच में मैच्योरिटी पीरियड वैरी करता है। मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 1 साल, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। मिनिमम 15 दिन का मैच्योरिटी पीरियड, मैक्सिमम 1 ईयर का। इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो नॉर्मली हाइयर होता है। क्यों हाइयर होता है? बिकॉज में रिस्क होता है, और जहां पे रिस्क होता है वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइयर होता है। ये जो टॉप रेटेड कंपनीज है ना, ये इंटरेस्ट रेट जनरली हाइयर देती है। और ऑब्वियसली हम पैसा तभी लगा रहे हैं, देखो, अगर हमको ये लोग ट्रेजरी बिल के कंपेयर में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो हम पैसा क्यों लगाएंगे इनमें? बैंक भी पैसा क्यों लगाएगी इनमें? बैंक इससे अच्छा ट्रेजरी बिल में पैसा लगा देगी। ये कम ये जो कॉमर्शियल पेपर है, ये तो कंपनी इशू करती है, कंपनी का तो वाइंडिंग अप भी हो सकता है ना, तो रिस्क तो है पैसे का। पैसे का तो रिस्क है ना, इसलिए ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई देते हैं। नॉर्मली ये लोग हाइयर देन मनी मार्केट, मतलब मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉर्मली इनसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तभी लोग पैसा लगाएगा, अदरवाइज लोग पैसा नहीं लगाएंगे। आप सेकेंडरी मार्केट में ना मैच्योरिटी के पहले ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉमर्शियल पेपर को आप सिक्योरिटी मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में आप मैच्योरिटी के पहले खरीदा बेची कर सकते हो। ठीक है, लेट से आपको कॉमर्शियल पेपर मिला, तो आपका जो कॉमर्शियल पेपर मिलता है वो तो सिक्योरिटी वहां पे तो लिस्टेड होगा ना, बेसिकली क्या नाम है, सेकेंडरी मार्केट में, आप वहां से खरीदा बेची कर सकते हो। कॉमर्शियल पेपर इशू करने के लिए ना आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपना इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, है ना। देश में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, लाइक इकरा है, क्रिशिल है, केयर है, ये सब बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। ठीक है, जैसे मैं आपका कल मैं आपका एग्जाम लूंगा, एग्जाम लेने से मैं आपका एक रेटिंग दूंगा कि आप अच्छे हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, जैसे ऑडिटर ऑडिट करता है ना, ये लोग जस्ट ऑडिट करते हैं। देखो, ऑडिट में तो क्या होता है ना, एक लिमिटेड स्कोप है ना, कि ऑडिट में जब आप ऑडिट करते हो उसका एक लिमिटेड स्कोप है। लेकिन जब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब ऑडिट करती है, तो ये भयानक करती है, मतलब जो चीज हम लोग ऑडिट में भी कवर नहीं करते हैं ना, ये लोग वो भी कवर कर लेते हैं। तो मेरा बात सुन रहे हो, ये काफी डिटेल्ड ऑडिटिंग होता है, उसके बाद इनको रेटिंग मिलता है। सर रेटिंग कैसे होता है? डबल ए प्लस, सबसे हाइयर यही वाला होता है, AA+। ठीक है, ए, बी, डबल B+, BB+, ये ऐसा रेटिंग होता है। तो नॉर्मली अगर किसी कंपनी को ना ए या AA या AA+, या AA++ अगर ये मिलता है ना, तो आंख बंद करके पैसा आप लगा सकते हो। मतलब जो पोर्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपको सोचना नहीं, पैसा लगा देना चाहिए। सर बी वाले में थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज चांसेस है रिस्क का। ए वाले में बहुत कम रिस्क है, बी वाले में थोड़ा ज्यादा रिस्क है, और सी वगैरह में तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, टाटा का जो हमेशा रेटिंग आता है ना, वो AA और AA+ में वैरी करता है हमेशा। इसलिए देखो टाटा कंपनी का जो सिक्योरिटी आई थी, अभी देखो ना, एक टाटा TCS का टेक वाला आया था ना, टाटा टेक, उसको देखो ना कितना ज्यादा लोगों ने उसको परचेज किया, बिकॉज इनका जो रेटिंग काफी अच्छा रेटिंग है। तो आपको क्रेडिट रेटिंग, जो इशूअर क्रेडिट रेटिंग होती है ना,
वो क्या करती हैं बेसिकली, हायर क्रेडिट रेटिंग रहेगा तो लो रिस्क रहेगा, अगर रेटिंग हाई रहेगा तो रिस्क लो रहेगा, ठीक है। तो आपको ना इनसे ना वो रेटिंग करवाना पड़ेगा, इनसे आपको रेटिंग करवाना ही पड़ेगा। अगर आपका कॉमर्शियल पेपर किसी एजेंसी के द्वारा रेटिंग नहीं किया गया है, किसी थर्ड पार्टी क्या है, वही क्रिसिल, इकरा, अगर इनके द्वारा रेटिंग नहीं किया गया है, तो लोग परचेज ही नहीं करेंगे, बिकॉज लोगों को डाउट होगा। रोल ऑफ मनी मार्केट, ऑब्वियसली कॉमर्शियल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है मनी मार्केट में, ठीक है। Commercial play a crucial role in the Indian money market, providing with the flexible way to raise short-term fund and offering investors short-term investment option with the varying risk properly। देखो ऑब्वियसली एक तरीका तो है भाई, मनी मार्केट में तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों? क्योंकि आपको ना एक साल के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप आराम से 15 से 20%, 15 से 20%, मतलब 3 महीने में, और लगभग 30 से 40% पूरे साल में आपको कमाने का मौका मिल जाएगा, जो कि इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप 3 महीने के लिए पैसा लगाते हो तो आपको लगभग 15 से 20% का पैसा रिटर्न मिल जाता है इस पर, और पूरे साल भर के लिए पैसा लगाओगे तो लगभग आपको 30 30 35%, 40%, कभी कभी 50% भी पैसा आपको मिल जाएगा। इसलिए मनी मार्केट में ना ये सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करो। कैसे? मेरे पास 100 रुपया था, मैंने कुछ लगा दिया, मान लो 50 रुपया लगा दिया ट्रेजरी बिल में, 30 रुपया लगा दिया मैंने कॉमर्शियल पेपर में, 10 रुपया लगा दिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, ठीक है। फिर 10 रुपया मैंने कहीं और लगा दिया। तो मैंने क्या किया, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया ना, तो जितनी ज्यादा सिक्योरिटीज होंगी, आप अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा लगाते चले जाओगे, तो आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड होते चला जाएगा। फीचर्स क्या है कॉमर्शियल पेपर का? फीचर्स क्या है? ये ह्यूज एंड क्रेडिट वर्थ कंपनी, मतलब बड़ी कंपनी इशू करती है। ये प्रोमिसरी नोट, बिकॉज कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, ठीक है। अनसिक्योर्ड होता है भाई, ये टी है, ठीक है, ये अनसिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड। जीत तुम देख रहे हैं ना ये वाला पोर्शन टी वाला, थोड़ा एडिट कर देना हाँ बाबू। हाँ, जीत, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ एडिट एडिट कर देना, और ये जो 90, यहाँ देखना ना एक तो नोट ध्यान रखना, भूलना मत। यहाँ देखो जो 90 डेज था ना, कहाँ चला गया है? एक जगह पे देखना 90 डेज था ट्रेजरी बिल का, वो भी थोड़ा देख लेना, उसको भी थोड़ा सा एडिट कर देना। ठीक है ये सर। प्रोमिसरी नोट होता है, ये अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज होता है, ठीक है। ये ब्रिज फाइनेंसिंग करती है, ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो कंपनी, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, और ये पब्लिक इशू है। कंपनी को लाना है पब्लिक, कंपनी को क्या लाना है? लाना है पब्लिक इशू, लेकिन कंपनी को पब्लिक इशू लाने के लिए पैसा नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, ये जो कॉमर्शियल पेपर है इसको इशू करती है, और उससे जो भी फंड आता है उस फंड से ये पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को बियर करती है। भाई पब्लिक इशू लाना मतलब खर्चे का घर। आपको मर्चेंट बैंक को हायर करना पड़ेगा, आरओसी से भी सबसे परमिशन लेना पड़ेगा, और जब भी आप परमिशन लेने जाओगे कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। आपको प्रोस्पेक्टस बांटना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, बहुत खर्चा होता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कॉमर्शियल पेपर को इशू करती है, और जो भी पैसा आता है उसी पैसे से पब्लिक इशू ला देती है। तो देखो पब्लिक इशू इस छोर पर है, कंपनी इस छोर, बीच में क्या आ गया? कॉमर्शियल पेपर आ गया। ये ब्रिज फाइनेंसिंग का काम करती है, ठीक है। यहाँ देखो इस पॉइंट को मैंने कर दिया। सपोज कंपनी को लंबा फंड चाहिए, ठीक है, टू रेज द लॉन्ग टर्म फंड कैपिटल मार्केट, कंपनी विल हैव बीन फ्लोटिंग कॉस्ट, हेंस ब्रिज फाइनेंसिंग केम इन द फ्लोटिंग कॉस्ट, मतलब वही पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से 15 दिन से लेकर 1 साल होता है, ठीक है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये डिस्काउंट में इशू होता है, रिडीमेबल एट पार। मैंने बताया था ये टी बिल की तरह इशू भी होता है, जैसे कॉमर्शियल पेपर इशू किया था, जैसे ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार कॉमर्शियल पेपर भी इशू किया जाता है। ये ट्रेजरी बिल भी डिस्काउंट भी इशू किया जाता है, और पार पे रिडीम होता है, सेम ऐसे ही, ठीक है। आते हैं कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट पे आते हैं। कॉल मनी मार्केट बेसिकली क्या है?
एक दिन से लेकर के 14 दिन तक का, जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग रिजर्व, पढ़ाए थे ना, जब हर एक बैंक को ना एवरी एवरी 14 डेज, हर 14 दिन पे ना हर एक बैंक को आरबीआई को, देखो डेली बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पे नहीं, महीने में 2 बार, मतलब एवरी टू वीक आरबीआई को ना, सॉरी एवरी 2 वीक कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। तो कभी कभी बैंकों के पास पैसा नहीं होता, तो बैंक क्या करता है, दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है और उनसे उधार वाला पैसे से रिजर्व मेंटेन कर लेता है। हर 14 दिन के बाद बैंक को करना पड़ता है, ठीक है, हर 14 दिन के बाद। तो जब लेट से बैंक के पास पैसा नहीं है रिजर्व मेंटेन कराने के लिए, तो बैंक क्या करती है, दूसरे बैंक से उधार ले लेती है, उसी को बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं, कॉल मनी। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, ठीक है। एक दिन के लिए इशू किया जाता है और मैक्सिमम 14 दिन के लिए। जो कॉल मनी का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो एक दिन के लिए और मैक्सिमम 14 दिन के लिए, ठीक है। कॉल मनी को हम लोग नोटिस मनी भी बोलते हैं, ठीक है। कॉल मनी को हम लोग नोटिस मनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हाईली लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड का मतलब क्या होता है, आप इसको आराम से, जो कॉल मनी है ना, इतना हाईली लिक्विड होता है क्योंकि डिमांड होता है ना, कि जैसे ही आप डिमांड करोगे पैसा आपको मिल जाएगा। इतना हाईली लिक्विड है कि बैंक को अगर पैसे का रिक्वायरमेंट हुआ, लेट से बैंक ने 14 दिन के लिए कॉल मनी इशू किया था, बट बैंक को लग रहा है कि मेरे को 7 दिन में ही पैसे का जरूरत है, तो बैंक 7 दिन में पैसा ले लेगी, इरिस्पेक्टिव वो 14 दिन का बात हुआ था। क्योंकि डिमांड वाला होता है ना, डिमांड पे इशू किया था कि भाई हमको जरूरत पड़ेगा तो हम पैसा ले लेंगे। आया बात समझ। हाईली रिस्की एंड वोलाटाइल, हो सकता है बैंक पैसा ना दे, भाई बैंक भी डूबते कि नहीं डूबते, तो रिस्क यहाँ पे हाई है। और वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब हर 2 घंटे में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। अगर कॉल मनी का डिमांड बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पहले बढ़ा देते हैं, और अगर कॉल मनी का डिमांड कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। रिस्क है क्योंकि कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। हो सकता है जिस बैंक से जिस बैंक को आपने हेल्प किया, हो सकता है जिस, मान लो मैंने दूसरे बैंक को हेल्प किया, तो जिस बैंक को हेल्प किया ना वो और डूब गया तो मेरा पैसा तो डूब गया ना, तो रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी को हम लोग कोलेट्रल बोलते हैं, कोई सिक्योरिटी और कोलेट्रल नहीं होता है, ठीक है। मतलब जब बैंक किसी से उधार लेता है ना, तो बैंक जब दूसरे बैंक से उधार लेता है तो कोई सिक्योरिटी मनी ये सब नहीं देता है, ठीक है। कॉल मनी का पार्टिसिपेंट कौन कौन से है देख लो, कॉमर्शियल बैंक है ऑब्वियसली, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, फॉरेन बैंक्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अरे स्टेट बैंक होते हैं ना, स्टेट बैंक, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, ब्रोकर्स एंड डीलर्स। सर ये डीलर्स कौन है, डीलर मतलब प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। डीलर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट एंड प्राइमरी डीलर्स, बेसिकली डीलर्स से समझो ना, जो डीलर्स होते हैं ना बेसिकली वो टॉप रेटेड कंपनीज होते हैं, मतलब जो डीलर होते हैं ना वो टॉप रेटेड कंपनी, जैसे देश के जितने बड़े बैंक है ना, दे आर फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ प्राइमरी डीलर। जैसे एसबीआई सॉरी, आपने कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सुना, वो प्राइमरी डीलर में आता है। एक्सिस बैंक आता है, आईडीबीआई आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा जो मर्चेंट बैंक है गोल्डन मैन सक्स, ये कंपनी गोल्डन मैन सक्स, ये ना इंडिया का सबसे बड़ा मर्चेंट, यूएस की कंपनी है, ये मर्चेंट बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा मर्चेंट बैंक है गोल्डन मैन सक्स। जो सीए वाले लोग हैं ना, सीए वाले, वो हमेशा सोचते हैं ना कि उनका उनका जो आर्टिकलशिप है इसमें लग जाए, वो हमेशा सोचते हैं कि इनका आर्टिकलशिप, क्योंकि अगर इनका आर्टिकलशिप गोल्डन मैन सैक्स में लगता है ना, तो इनको आर्टिकलशिप में ही 20 से 30 हजार रुपया ये लोग देते हैं। नॉर्मली अगर आप सीए का आर्टिकलशिप करोगे, अगर आप सीए बनोगे या सीएस या सीएम में, तीनों कोर्स की बात कर रहा हूँ, तीनों कोर्स में अगर आप आर्टिकलशिप करने जाओगे, आर्टिकलशिप मतलब ट्रेनिंग, तो आपको 4 से 5 हजार रुपया मिलता है। या किसी कंपनी में जाओगे 10 हजार रुपये मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। ये लोग 3 गुना देते हैं। और अगर इनसे तुम ट्रेनिंग किए हो ना, तो तुम्हारा सीए कंप्लीट होते होते तुमको इतनी अच्छी कंपनी मिल जाएगी ना, कि मतलब तुमको इंटरव्यू में ज्यादा कुछ झमेला ही नहीं होगा, तुमको इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा। बिकॉज अगर तुम्हारा बड़ी बड़ी कंपनी में तुम्हारा ट्रेनिंग होता है, तो छोटी मोटी कंपनी तुमको ऐसे ही रख लेगी, तुमको वहां पे उतना माथा नहीं लगाना पड़ेगा और तुम्हारा रेवेन्यू भी बहुत अच्छा होगा।
तो सीए वाले लोग का ड्रीम होता है, जितने प्रोफेशनल कोर्स है ना, उनकी ड्रीम होती है कि गोल्डन मैन सैक्स में उनका आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग हो जाए। और ये भयानक इंटरव्यू लेता है भाई। नॉर्मल तुम आर्टिकलशिप वाले के पास जाओगे ना दूसरे जगह, तो लोग खोजते हैं कि आर्टिकलशिप मिल जाए मिल जाए मिल जाए, क्योंकि पैसा कम देते हैं तो काम ज्यादा करवाते हैं। तो सीए वाले लोग ढूंढते हैं आर्टिकलशिप मिल जाए मिल जाए। ये ना ढूंढता नहीं है, लोग इसको ढूंढते हैं। और ये भयानक इंटरव्यू लेता है, तब जाके आपको आर्टिकलशिप का सिलेक्शन, मतलब आर्टिकलशिप में इंटरव्यू होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये भी ये भी इंडिया का प्राइमरी डीलर में से वन ऑफ द है। आईसीआईसी बैंक का जो सिक्योरिटीज है ना, आईसीआईसी बैंक सिक्योरिटी जो कंपनीज है, वो भी वो भी हमारा बेसिकली प्राइमरी डीलर में आता है। आईसीआईसी बैंक का नहीं, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, दोनों अलग है, वो भी प्राइमरी डीलर। तो ये सब क्या पार्टिसिपेंट है, कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। आरबीआई का रोल क्या है? ऑब्वियसली आरबीआई क्या करता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कल को कोई बैंक बैंक डूबेगा तो आरबीआई आके बचाना स्टार्ट कर देता है। और कोई एक बैंक अगर पैसा नहीं दे रहा है तो आरबीआई उस पर प्रेशर डाल के पैसा देता है, मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट मतलब लास्ट होप। कल को मान लो मैंने किसी बैंक को उधार दिया था, अब वो बैंक नहीं लौटा रहा है, तो आरबीआई यहाँ पे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का बेसिकली फंक्शन प्ले करेगा। मतलब भाई सारे बैंक तो आरबीआई के अंडर में है, तो आरबीआई उस बैंक का प्रेशर डालेगा। और कल को वो बैंक अगर मनमानी करेगा तो हर बैंक का पैसा कहाँ पे है? आरबीआई के पास में है, तो आरबीआई क्या करेगा? उस बैंक का पैसा उठाकर, एग्जाम्पल, मैं एचडीएफसी बैंक था, मैंने एसबीआई को दिया था पैसा, अब एसबीआई पैसा देने से मना कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा आरबीआई में, तो आरबीआई क्या करेगी? एचडीएफसी बैंक, आरबीआई क्या करेगी? एसबीआई बैंक से पैसा काटेगी, क्योंकि हर बैंक का अकाउंट कहाँ पे? आरबीआई में। तो आरबीआई क्या करेगी? एसबीआई बैंक से पैसा काटेगी और एचडीएफसी में डाल देगी। इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, आरबीआई का तो ये काम है। साथ ही साथ कंपनी क्या, आरबीआई क्या करती है? लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी दोनों को मेंटेन करती है। भाई आरबीआई काम है मनी सप्लाई को मेंटेन करना, क्योंकि मनी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो गया, जरूरत जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो अच्छा नहीं है, और जरूरत से कम होगा तो भी अच्छा नहीं है। तो आरबीआई क्या करती है? जो मनी सप्लाई है हमेशा इसको मेंटेन करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैक्सिमम लोग लोन पे लोन देते चले जाएंगे और रिजर्व नहीं मेंटेन करेंगे, तो बैंक मार्केट में बहुत ज्यादा लोन पास हो जाएगा, और बहुत ज्यादा लोन पास होने का मतलब आप बहुत ज्यादा खर्च करना स्टार्ट करोगे, तो अचानक से देश में डिमांड बढ़ जाएगी। गुड्स एंड लोग लोन पे घर लेना स्टार्ट कर देंगे, कार लेना स्टार्ट कर देंगे। तो अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो अचानक से सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी, तो सप्लाई को बढ़ने में टाइम लगता है। तो मार्केट में ना महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा, मतलब देश में महंगाई का खतरा आ जाएगा। इसीलिए आरबीआई क्या करती है? हमेशा मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, रिजर्व को हमेशा घटाते बढ़ाते रहती है, जैसा मार्केट सिचुएशन होता है। पर्पस पर्पस यहाँ पे ना ये लोग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी नहीं होगा क्या, सीआरआर होगा, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ। जीत बाबू नोट एडिट कर देना इसको। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। हाँ यहाँ पे सीआरआर होगा। ये सीआरआर को मेंटेन करा, सीआरआर किसको मेंटेन करते हैं? आरबीआई ना। सीआरआर कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल बैंक। तो सीआरआर को मेंटेन करने के लिए कॉमर्शियल बैंक इशू करती है। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, जिसको समझ में नहीं आ रहा ना वो डे वन डे टू डे थ्री देख लेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, एक बैंक दूसरे बैंक को यहाँ पे हेल्प करता है, ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन है? ऑब्वियसली शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉल मनी क्यों इशू किया था? जब कॉल मनी क्यों इशू, यही चीज मैंने देखो यहाँ पे सीआरआर वर्ड लिखा है। ठीक है, क्यों इशू? पहला, हर एक बैंक को ना सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई को, हर एक बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास में, हर एक बैंक को। ठीक है, तो कोई बैंक के पास अगर सीआरआर नहीं है तो वो क्या करती? कॉल मनी से पैसा उठाती है और सीआरआर मेंटेन करती है। ठीक है, तो सीआरआर मेंटेन करने के लिए आरबीआई, सॉरी, सीआरआर मेंटेन करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एवरी फोर्ट मतलब 14वें दिन, हर 14वें दिन, हर 14 डेज पर हर एक बैंक को मिनिमम रिजर्व
मिनिमम रिजर्व आरबीआई के पास जमा करना पड़ता, मिनिमम रिजर्व आरबीआई के पास जमा करना। ठीक है, हर हर 14 दिन के बाद, मतलब जैसे ही 14 दिन आएगा ना, तो ये जो बैंक वाले होते हैं ना, बैंक वाले, ये आरबीआई के पास सीआरआर मेंटेन करते हैं, इसलिए इनको जरूरत पड़ता है कॉल मनी की। कॉल रेट क्या है? कॉल मनी पे मिलने वाला जो रेट है, या कॉल लोन पे जो मिलने वाला रेट है, उसी को बोलते हैं कॉल रेट। अब एक बैंक जब दूसरे बैंक से उसको उधारी देगा, तो ऑब्वियसली पैसा तो चार्ज करेगा ना। कॉल रेट है ना, वो डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई पे। अगर सप्लाई ज्यादा होगा, सॉरी डिमांड ज्यादा है, हर एक बैंक एक दूसरे से फोन करके बोल रहा है पैसा दो ना, पैसा दो ना, पैसा, तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है। तो जब डिमांड ज्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, और डिमांड कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज बहुत अच्छा लिखा हुआ, कि अगर कॉल रेट हाई है तो बैंक रेज मोर फंड थ्रू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, व्हेन कॉल रेट इज लो बैंक फंड कॉमर्शियल पेपर, बैंक फंड कॉमर्शियल पेपर बाई बोरोइंग फ्रॉम द कॉल मनी एंड अर्न प्रॉफिट थ्रू द आर्बिट्रेज। मतलब सिंपल सा बोल रहा है ना, कि अगर कॉल मनी महंगा है तो बैंक वाला कॉल मनी लेता ही नहीं है। बैंक तो क्या करता है, कॉमर्शियल पेपर, भाई बैंक भी तो कंपनी है ना, बैंक भी तो कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है वैसे बैंक भी तो कंपनी है। तो अगर कॉल रेट महंगा है, ठीक है, तो आरबीआई बैंक वाले क्या करते हैं ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कॉमर्शियल पेपर को इशू कर देते हैं। और कॉल रेट अगर सस्ता रहता है तो ये लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर को साइड करते हैं और कॉल मनी को इशू कर देते हैं। तो आप ही सोचो ना, अगर आपको होम लोन और पर्सनल लोन जो सस्ता मिलेगा आप वही लोगे ना। एक तरफ है कंज्यूमर लोन, एक तरफ पर्सनल लोन। आपको पता है कंज्यूमर लोन हमेशा सस्ता मिलता है, जो कंज्यूमर लोन होता है वो हमेशा सस्ता मिलता है, इसलिए सबसे ज्यादा कंज्यूमर लोन पास होता है। वही चीज यहाँ बोलना चाहता है कि अगर कॉल मनी रेट बहुत हाई है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट, तो बैंक वाला कॉल मनी में पैसा नहीं लगाता, मतलब बैंक वाला कॉल मनी नहीं लेगा। इंस्टेड ऑफ कॉल मनी, बैंक वाला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगा या कॉमर्शियल पेपर इशू करेगा और वहां से पैसा उठा लेगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इशू किया जाएगा, लार्जर इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अफेक्ट द कॉल रेट, व्हेन द बैंक सब्सक्राइब टू लार्ज इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉल रेट गो अप एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देखो, अगर गवर्नमेंट क्या बोला, व्हेन गवर्नमेंट सब्सक्राइब, व्हेन द बैंक सब्सक्राइब लार्ज इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा, बैंक अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेगा, बैंक अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा, तो कॉल रेट यहाँ पे जो गो अप एंड वाइस वर्सा उल्टा हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ, एक मिनट, हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ एकदम सही लिखा हुआ। बैंक अगर बहुत ज्यादा पैसा ट्रेजरी बिल में लगा दिया, तो बैंक का पैसा कहाँ चला गया, आरबीआई के पास चला गया। भाई ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। तो इस केस में बैंक के पास फंड कम रहेगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर बैंक बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो बैंक का तो बैलेंस, बैंक का जो फंड है वो तो कम हो जाएगा। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक को जब फंड की कमी रहेगी तो बैंक क्या करेगा, दूसरे बैंक से मदद मांगने की कोशिश करेगा। तो इस केस में जो कॉल रेट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि बैंक का पैसा चला गया गवर्नमेंट के पास, अब बैंक के पास फंड है ही नहीं कि बैंक कैसे मेंटेन करे। आप सोचो ना, आपका पैसा चला गया एफडी में, आपका पैसा चला गया एफडी में, तो आप अपना घर का खर्चा कैसे चलाओगे, आप अपना मिनिमम सेविंग कैसे करोगे घर के लिए। वही चीज यहाँ पे, कि बैंक ने लालच में आकर के गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया, लालच में आकर के। बैंक को बाद में याद आया, अरे बाप रे रिजर्व भी तो मेंटेन करना है, तो इस कैसे बैंक क्या कर रहा है, दूसरे बैंक से फोन करके पूछ रहा है, भैया पैसा दो ना, रिजर्व मेंटेन करना। तो डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ेगी तो कॉल रेट क्या होगा, कॉल रेट क्या होगा, गो अप होगा, मतलब ज्यादा होगा। ये समझा तुमने वाला पॉइंट, लार्जर वाला पॉइंट समझा तुम लोग? हेलो, हाँ सर। बाकी लोग को समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। ओके, liquidity condition, reserve requirement, liquidity changes and gaps in the foreign exchange market also influence the call rate ना डिपेंड करता liquidity condition में, जैसा मार्केट में जैसा पैसा है उसके हिसाब से कॉल रेट का डिमांड होगा। अगर
अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो कॉल रेट का डिमांड कम करेगा, और बैंक के पास पैसा कम है तो कॉल रेट का। लिक्विडिटी मतलब पैसा। जैसा बैंक का पास फंड है, अगर फंड ज्यादा है बैंक के पास तो क्यों कॉल मनी का डिमांड क्यों करेगा, और फंड कम है तो कॉल मनी की डिमांड ज्यादा करेगा। ऐसे ही रिजर्व रिक्वायरमेंट, अगर आरबीआई बोलती है कि रिजर्व कम रखो तो बैंक को तो कम रिजर्व मेंटेन करना रहेगा, तो बैंक क्यों पैसा लेगी किसी से। और वही उल्टा कर लो, अगर आरबीआई बोलती है ज्यादा रिजर्व रखो, ज्यादा रिजर्व रखो, तो जब ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा तो इस केस में बैंक वाले दूसरे बैंक का मदद करते हैं। वही चीज यहाँ बोल रहा है कि जो कॉल कॉल रेट है ना, जो कॉल मनी है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे लिक्विडिटी कंडीशन, रिजर्व रेट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब डिपेंड करता है। बस आप दो याद रखिएगा, लिक्विडिटी कंडीशन और रिजर्व रेट, ठीक है। कॉल मनी में कौन कौन पार्टिसिपेंट है, बैंक है, प्राइमरी डीलर, मैंने एग्जांपल दिया ना प्राइमरी डीलर का, बड़े बड़े बैंक्स, ठीक है, एनबीएफसीज है, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे तुम्हारा म्यूचुअल फंड आ गया, अदर में कौन कौन आ जाएगा, म्यूचुअल फंड आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, ठीक है। अब आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे आ जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का डेफिनेशन देख लो। ये कौन इशू करता है, इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है बैंक, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जैसे हमें एफडी पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना, ऐसी बैंक वाला हमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। इशूअर कौन है, इशू करने वाला बैंक है, शेड्यूल बैंक एंड अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अप्रूव्ड बाय आरबीआई। आरबीआई जो जिसको जिस बैंक को तो पूरा बोला ही है, जैसे एनबीएफसी, एनबीएफसी को आरबीआई बोला है, मतलब ये सब तो अदर, एनबीएफसी तो अदर में आ जाता है, वो तो बैंक के कैटेगरी में तो एनबीएफसी आता नहीं है। क्या एनबीएफसी बैंक की कैटेगरीज में आता है, आंसर इज नो। ये अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो बैंक ने को तो इशू करना कोई इशू नहीं, लेकिन जो एनबीएफसी वगैरह है वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 3 महीने से लेकर के 1 साल तक, 3 महीने से लेकर के 1 साल तक, ठीक है। जो ट्रेजरी बिल होता है, ये क्या नाम है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है 3 महीने से लेकर के 1 साल तक इशू किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट नॉर्मली हाइयर होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है नॉर्मली हाइयर होता है, ठीक है। रेगुलर सेविंग अकाउंट, जो इंटरेस्ट रेट होता है नॉर्मली हाइयर होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट से। लिक्विडिटी मतलब आप ना, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, बेसिकली रिडीम कर सकते हैं। जैसे बैंक ना, बैंक के पास जब आप एफडी कराते हो तो आप एफडी तोड़ भी तो सकते हो ना। लोग एफडी क्या करते हो, तोड़ते कि नहीं, ब्रोक करते कि नहीं एफडी, वैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप जाके जमा करके पैसा ले सकते हो। तो बैंक वाला बोलता कोई बात नहीं, तुमको अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तोड़ना है, तुम तोड़ लो, लेकिन तुमको पेनाल्टी वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आपको आप अगर एफडी तोड़ते हो तो आपको लॉस हो जाता है ना, वैसे ही अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पैसा लगाया है, कल को अगर तुम्हारा मन है कि मान लो बैंक ने आपको 6 महीना के लिए इशू किया था, आपका 1 महीने के बाद पैसे, आपको 1 मंथ के बाद पैसे का जरूरत पड़ा, तो आप बैंक के पास गए, बोले भाई ये लो अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मेरे को मेरा पैसा दे दो। बैंक बोलता तुमको तुमको तुम्हारा पैसा मिलेगा, बट पेनाल्टी वगैरह तुमको बियर करना पड़ेगा। जस्ट लाइक एफडी, एफडी में अगर तुम मैच्योरिटी पीरियड के पहले एफडी तोड़ते हो, मैच्योरिटी पीरियड के पहले अगर तुम्हारा एफडी टूटता है तो तुमको पैसा देना पड़ता है, पेनाल्टी देना पड़ता है, वही सेम यहाँ पर है। मिनिमम आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सेफ है। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जनरली सेफ है, क्योंकि बैंक बैंक जल्दी पैसा लेके नहीं भागता, बिकॉज ऑब्वियसली इसका जो पापा आरबीआई है, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट का हाथ है ना, तो बहुत सेफ है कंपेयर टू कॉमर्शियल पेपर। ये सेफ्टी किसके कंपेयर में, कॉमर्शियल पेपर कंपेयर में, कंपेयर टू कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी और कॉमर्शियल पेपर कंपेयर में ये सेफ है। इससे जो भी इंटरेस्ट कमाते हो ना आप, वो टैक्सेबल होता है, जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हो वो टैक्सेबल, उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये निगोशिएबल है, मतलब आप आराम से इसको ट्रांसफर कर सकते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आप ट्रांसफर, जैसे हम लोग रुपया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 पर्सन से अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जो भी ट्रांसफर करोगे वो मेच्योरिटी के पहले ट्रांसफर करोगे, मतलब जो भी ट्रेडिंग होगा मेच्योर। वैसे आप ट्रांसफर करोगे तो बिना पैसे का तो ट्रांसफर नहीं करोगे, पैसा लेकर ही ट्रांसफर करोगे, तो मैच्योरिटी के पहले।
पर्पज क्यों, बैंक क्यों इशू करता है? बिकॉज बैंक को चाहिए पैसा, बैंक को चाहिए पैसा आराम से, इसलिए बैंक वाला इशू करता है। जब बैंक को फंड का जरूरत पड़ता है तो बैंक क्या करता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देता है। ठीक है। फीचर्स, फीचर्स क्या क्या है? मिनिमम डिपॉजिट 1 लाख रुपया और उसका मल्टीपल। ठीक है। कौन इशू करता है? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इशू करता है। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी ये सब एलिजिबल नहीं है, ये सब एलिजिबल नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने में। ठीक है। 3 मंथ से मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 1 साल, कुछ कुछ केस में ना 3 साल भी हो जाता। मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ केस में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 3 साल में भी हो जाता है। ठीक है। जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट होती है ना, नॉर्मली आपको डीमेट फॉर्म में मिलती है। जो सर्टिफिकेट, जैसे हमको शेयर्स, आप अगर किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो तो आपको डीमेट फॉर्म में मिलता है ना, डीमेट फॉर्म में। वैसे ही जो मनी, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये भी आपको डीमेट फॉर्म में मिलता है। ठीक है। कोई इसका लॉक इन पीरियड नहीं है, इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं। जैसे लॉक इन पीरियड समझते हो ना, कि आपने, मान लो मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से पैसा आया, तो वो पैसा मैं तुरंत यूज कर सकता हूँ। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि नहीं, जैसे बैंक वाला आपको ये नहीं बोल सकता कि तुमको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से पैसा मिला ना तो तुम उसको 2 महीना यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, नॉर्मली होता भी नहीं है। आप एफडी से पैसा तोड़ते हो और यूज करना स्टार्ट कर देते हो, सेम चीज यही है कि यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ये फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है। ये बैंक इशू करता है बड़े बड़े कंपनीज को, क्यूआईबीज को इशू करता है, बड़े बड़े कंपनीज को इशू करता है, क्यूआईबीज को इशू करता है। अनसिक्योर्ड और निगोशिएबल है। अनसिक्योर, भाई बैंक आपको इश्यू कर रहा, कोई सिक्योरिटी थोड़ी दे रहा है। आप अगर बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसा लगाओगे तो बैंक आपको कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं देगा। भाई बैंक लोगों से सिक्योरिटी लेता है, वो क्या देगा दूसरे को सिक्योरिटी? और ये निगोशिएबल है। ओके। जो देश के बड़े बड़े डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे एक्जिम, सिडबी, नबार्ड, वो सब भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। मतलब देश के जो डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक भी ये इशू कर सकता है। ठीक है। और ये फिक्स्ड रिटर्न और फिक्स पीरियड के लिए होता है। एफडी भी देखो ना, एफडी भी क्या होता है? फिक्स्ड रिटर्न होता है और फिक्स पीरियड के लिए होता है। जब आप एफडी में पैसा लगाओगे तो फिक्स रिटर्न होता है और फिक्स पीरियड के लिए होता है। सेम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होता है, फिक्स पीरियड और फिक्स रिटर्न के लिए होता है। ठीक है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस क्या? एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आया हुआ, इस बार ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेट। तो मैंने क्या किया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इंट्रोडक्शन डाल दिया, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का इंट्रोडक्शन डाल दिया। ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाने का जरूरत नहीं, बिकॉज मैं जो डिफरेंस करा रहा हूँ ना, इस डिफरेंस से आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। जस्ट जस्ट अगर देखो डिफरेंस आएगा तो आप मस्त टेबल फॉर्म में लिख के चलाओगे। जो डिफरेंस आएगा तो आप तो टेबल के फॉर्म में लिख के चले आओ जाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यहाँ पर जाती है ना कि जब आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो आपने क्या करना, आप इंट्रोडक्शन डाल देना। इंट्रोडक्शन डालने के बाद ना, इंट्रोडक्शन डालने के बाद अब आप, जैसे मैंने हेडिंग डाला है ना, तो पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्या होगा? ये पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? रोल। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? नेचर। चौथा पॉइंट क्या होगा? बारोवर। पांचवा पॉइंट ऑब्जेक्टिव। तो जैसे मैंने ये पॉइंट किया ना, 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, तो आप 15 पॉइंट को लिख देना। तो आप अगर ना डिफरेंस वाला याद कर लेते हो तो कल को अगर आपको पूछ लिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट, तो डिफरेंस वाला पॉइंट ही तो रेपो रेट में लिखना है। डिफरेंस वाला पॉइंट जो रेपो रेट का, वही तो कॉन्सेप्ट में लिखना है। आपको अलग से कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन, मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया, क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो डिफरेंस तो लिख के आओगे नहीं। सिंपल सा क्या करना है, रेपो रेट हेडिंग डालना। पहला हेडिंग क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन। दूसरा हेडिंग रहेगा रोल। तीसरा हेडिंग रहेगा नेचर एंड इंटरेस्ट रेट। चौथा रहेगा बारोवर। पांचवा रहेगा ऑब्जेक्टिव। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? कि आप एक क्वेश्चन तैयार करोगे, उससे आपका 2 क्वेश्चन का आंसर निकल गया। हेलो। और दोनों क्वेश्चन पूछा अलग अलग ईयर में। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। बाकी लोग, भाई मजाक नहीं चल रहा, बोलो समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ हेलो। सर। ठीक है।
जो नहीं बोल रहे हैं ना वो भी समझ ले कान खोल करके, वो भी अच्छे से समझ ले। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कॉन्सेप्ट, तो आप पॉइंट, ये इंट्रो वाला पार्ट है, ये हो गया पॉइंट 1। उसके बाद आपका रोल से पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ये चालू हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग क्या है देखो, रेपो रेट में क्या होता है बेसिकली, जो बैंक होता है आरबीआई सुधार लेता है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है, उसी रेट को बोलते हैं रेपो रेट। और ये मैक्सिमम आपका 28 दिन के लिए होता है, बोला था ना। इनका जो टेनर होता है वो 1 दिन, 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, मैक्सिमम 28 दिन। रेपो रेट मैक्सिमम 28 डेज के लिए इशू किया जाता है, ठीक है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा सरप्लस फंड होता है, वो लोग आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं, तो आरबीआई उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो इस केस में क्या देखा जाए, देखा यही जा रहा है कि आरबीआई किसको पे कर रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है। इसलिए डेफिनेशन क्या होगा, द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल। नॉर्मली बोरो नहीं करती है, कॉमर्शियल बैंक खुद ही जाकर पैसा देता है। कॉमर्शियल बैंक ना खुद ही जाकर के पैसा देता है आरबीआई को, ठीक है, बोरो नहीं करती। बट एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक ने पैसा जमा करवाया है कहाँ पे, आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या करती है, दिन के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर, देखो हम बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं तो हम बारोवर कहलाते हैं ना। अगर हम बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, बारोवर कहलाते हैं। यहाँ पे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। इसलिए आरबीआई यहाँ पे बारोवर हो गया और कॉमर्शियल बैंक यहाँ पर लेंडर हो गया, ठीक है। रोल, रेपो रेट का रोल क्या है, देश में ना मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। अगर देश में मनी सप्लाई ज्यादा है तो रेपो रेट बढ़ जाता है, और जब रेपो रेट बढ़ जाता है तो लोन महंगा हो जाएगा, और लोन जब महंगा हो जाएगा तो लोन कम पास होगा। आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पढ़ाया था ना क्लास में, डे 3 में पढ़ाया था गाइस, पढ़ाया था हाँ सर। डे 3 में। वही हाँ सेम सर। चीज है, वही सेम चीज है, सेम चीज है। जब रेपो रेट, जब भी देखना रेपो रेट महंगा होता है ना, लोन महंगा हो जाता है। जब भी रेपो रेट महंगा होता है, होम लोन महंगा हो जाता है। और जब होम लोन महंगा हो जाएगा तो बाकी लोन, भाई होम लोन अगर महंगा हुआ ना तो बाकी लोन तो ऐसे ही महंगा हो जाएगा। तो लोन, जब लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन कम पास करेंगे, लोन जब कम पास होगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा। मार्केट में पैसा कम आने से जो डिमांड बढ़ने वाली थी वो कम हो गई, तो उससे क्या होगा, जो महंगाई है वो धीरे धीरे बढ़ेगी या कंट्रोल हो जाएगी। और देश में जो पैसा बहुत तेजी से फैल रहा था वो पैसा धीरे धीरे कम हो जाएगा। सोचो अभी आपके पास पैसा नहीं है, आपको बैंक वाला लोन दे देगा, तुरंत खर्च करना स्टार्ट कर दोगे। अब सोचो आपके जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो लोन लेंगे, खर्च करना स्टार्ट कर देंगे, तो पैसा तो मार्केट में ज्यादा इंजेक्ट होगा ना, पैसा तो मार्केट में ज्यादा आएगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई क्या करती है, देश का जैसा हालात होता है वो हालात को देखते हुए रेपो रेट को बढ़ाती जाती है, घटाती रहती है। मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, ठीक है। एक्सेस द लिक्विडिटी इन द मार्केट, आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, जैसे वो हमारा क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता है ना। अरे सोकिंग होता है ना, सोक करना, तो यहाँ पे आरबीआई ना सोक का काम करता है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब बैंकों के पास अगर सरप्लस पैसा आता है ना, तो आरबीआई बोलता है हमको दे दो। तो उनका जो एक्सेस मनी उसको सोक कर लेता है, अपने पास उठा लेता है। तो जब उनके पास, आरबीआई के पास पैसा आ जाता है तो बैंक के पास पैसा रहता ही नहीं है, तो बैंक आगे चल के इश्यू नहीं करता है। तो एक्सेस मनी को सोक कर लेता है यहाँ पे रेपो रेट के थ्रू। रेपो रेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाइयर होता है, बिकॉज यहाँ पे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। और रिवर्स रेपो रेट का हमेशा लोअर होता है, आप गूगल करके देखना। अगर रेपो रेट 5% होगा तो रिवर्स रेपो रेट 3% होगा। क्योंकि यहाँ पे आरबीआई को जरूरत नहीं है, यहाँ पे बैंक को जरूरत है। रिवर्स रेपो रेट पे क्या हो रहा था, बैंक अपना सरप्लस अमाउंट कहाँ जमा कर रहा था, आरबीआई के पास जमा कर। तो आरबीआई तुमसे मांगने थोड़ी गई थी, लेके आओ। तो इसीलिए जो रिवर्स रेपो रेट होता है ना, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, और रेपो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक बारो करती है आरबीआई से, और यहाँ पे आरबीआई बारो करता है कॉमर्शियल बैंक से। ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लुएंसिंग बारोइंग एंड स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। अगर रेपो रेट सस्ता हो गया
अगर रेपो रेट सस्ता हो गया, ठीक है, तो लोग उधार और खर्च बहुत ज्यादा करेंगे, लोग उधार बहुत ज्यादा देंगे बैंकों से और खर्च बहुत ज्यादा करेंगे। और अगर रेपो रेट महंगा हो गया तो लोग बैंक से लोन कम लेंगे, खर्च कम रखेंगे। ये क्या करता है, सोकिंग काम करता है, ड्रेन ऑफ एक्सेस मनी को निकाल लेता है मार्केट से, ठीक है। रेपो रेट को हम लोग, आरबीआई उसको यूज। सर साउंड नहीं आ रहा है। हेलो। वाईफाई चला गया था क्या? हाँ सर। हाँ सर, बीच में थोड़ा आपका वीडियो रुक गया था और फिर आपका फिर साउंड आना भी बंद हो गया। अरे बाप रे, हम ध्यान नहीं दिए, हम तो पढ़ाने पे ध्यान कर रहे थे। ये वाईफाई तो होता है, वाईफाई तो मेरा होता ही नहीं, हम पहली बार ऐसा हुआ। अरे बाबू म्यूट नहीं हुए थे, वो वाईफाई चला गया होगा, ऐसे जाता नहीं है यार, पता नहीं कैसे चला गया। मैं ना आपको ये वाला समझा रहा था, ये प्रोसेस समझा रहा था, अभी आपको समझ में आ रहा है ना? अभी हाँ आपको सर, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, सर। मैं आपको नहीं ये, हाँ हाँ ओके शिवम। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, हम आपके लिए संडे भी क्लास ले रहे हैं, ऐसे ही मंडे टू सैटरडे मेरा हालत खराब रहता है, ठीक है। मैं संडे भी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन किसी को इज्जत नहीं है क्लास का, किसी को इज्जत नहीं है क्लास का, लिटरली बता रहे हैं। ये सब क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम आप लोग के लिए क्लास रखेंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा दिसंबर में, तो ऐसे ही 10 तारीख के बाद हम आपको ज्यादा क्लास देने वाले हैं, 3 दिन तो मिनिमम क्लास देंगे। और जरूरत पड़ेगा तो संडे भी, जैसे आज संडे क्लास दे रहा हूँ वैसे संडे भी क्लास देना स्टार्ट करूंगा। प्लीज जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आप पैसा दिए हो ना, आप पैसा दिए हो, आप पैसा दिए हो, उस पैसे का इज्जत कीजिए, ठीक है। आप पैसा दिए हो ना, हमको आपके पैसे का बहुत इज्जत है, आप अपने पैसे की इज्जत कीजिए ना, ठीक है। हम आपसे बस यही बोलेंगे, आप अपने पैसे की इज्जत कीजिए। हाँ आपने अगर चोरी चमारी करके पैसा लाया हुआ ना, तो मेरे को दे देना एक्स्ट्रा, मेरा पेट बहुत बड़ा है, वो रख लेंगे। लेकिन अगर माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाए हैं, तो एक एक पैसे का वैल्यू निकालिए। मेरी इज्जत ना करो यार, खुद माँ बाप की इज्जत तो कर लो एटलीस्ट। उनका पैसा है, जिस दिन कमा करके पढ़ना रहेगा ना, उड़ा देना क्लास, उड़ा देना पैसा, मैं नहीं बोलने आऊंगा। लेकिन जब तक उनका पैसा इंजेक्ट हो रहा है, जब तक उनका पैसा आपके नाम पे इन्वेस्ट हो रहा है, एटलीस्ट उनकी इज्जत कर लो, जो आपको पैदा किए हैं, जो आपको खिला पिला रहे हैं, जो आपको छत दी है, सिक्योरिटी दी है। मत रिस्पेक्ट करो किसी टीचर का, उनका रिस्पेक्ट कर लो। लाइफ में किसी एक का भी रिस्पेक्ट कर लोगे ना, संवर जाओगे। चाहे माँ बाप है, चाहे टीचर्स हो गए, किसी एक का रिस्पेक्ट कर लो ना। हम नहीं बोलते तुम पूरे समाज का रिस्पेक्ट करो, किसी एक का रिस्पेक्ट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम फोकस रहोगे, ठीक है। और ये मैं बहुत अनुभव से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी रेपो रेट महंगा होता है, ठीक है, जब भी रेपो रेट महंगा हो जाता है, मैं आपको 6 नंबर पॉइंट समझा रहा हूँ, 6 नंबर पॉइंट समझा रहा हूँ। जब भी रेपो रेट महंगा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। आरबीआई भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करती है। आरबीआई को लग रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, अब महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोगों के पास इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, तभी भाई महंगाई बढ़ती, खर्च की वजह से। महंगाई क्यों बढ़ती है? आज अमेरिका में महंगाई सबसे ज्यादा है, जस्ट बिकॉज अमेरिका में पैसा बहुत ज्यादा लोगों के पास में। इंडिया में अगर कोई 10 लाख रुपया कमा रहा है और अमेरिका में कोई 50 लाख रुपया कमा रहा है, तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बराबर है। मतलब जैसे तुम लोग सुनता होगा
कि मेरे भैया अमेरिका गए, आईआईटीएन आईआईटीएन बन करके अमेरिका गए, उनका करोड़ों का पैकेज लगा, तो उनको ये बोल देना कि भाई साहब हम 20 लाख रुपया अगर इंडिया में कमाएंगे ना, और तुम्हारे भैया अगर 1 करोड़ रुपया कमाएंगे अमेरिका में, और हम कमाएंगे 20 लाख रुपए इंडिया में, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बराबर होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जिस प्रकार से वो जीवन जिएंगे और जिस प्रकार से हम जीवन जिएंगे इंडिया में बराबर होगा। बताओ एग्जाम्पल दूं। हम अपने नॉर्मल अपने घर के लिए ब्रेड लाते हैं कितना रुपए, 30 रुपया, 35 रुपये, 40 रुपए। हाँ बहुत हाई फाई कंपनी है तो 50 रुपया मुझे एक ब्रेड का पैकेट मिल जाता है। अमेरिका में सेम सेम जो ब्रेड आप लेने जाओगे ना, 150 रुपये के नीचे नहीं मिले, 200 के नीचे नहीं मिलने वाला। एक एक केजी एप्पल, 1 केजी एप्पल आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना में, 100 150 मिल जाएगा। अमेरिका में 600 700 रुपया 800 रुपया किलो एप्पल है वहां पे। इतनी महंगाई वहां पे अमेरिका में, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है ना। जब पैसा बहुत ज्यादा लोगों के पास होता है तो लोग आंख बंद करके खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास पैसा कम होता है तो आप पैसे को आराम से इस्तेमाल करते हैं, हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे खर्च करना पसंद करते हैं जहां पर पैसे का जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास एक्सेस पैसा आ जाए, जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए, तो आप आंख बंद करोगे, खर्च करना स्टार्ट कर दोगे। जिस चीज का जरूरत नहीं वो भी खर्च करना स्टार्ट कर दोगे। उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से हो जाएगा महंगाई बढ़ जाएगी ना। अगर आप डिमांड करोगे तो असर तो गरीबों पड़ेगा ना। इसीलिए लाइफ में हम आपसे एक चीज बता रहा हूँ, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप तो कोई आर्मी तो ज्वाइन किए नहीं हो, तो अगर आपके मन में कुछ भी देश के प्रति है ना, तो आप देखो, देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या आपको आर्मी या पुलिस चाहिए, वो देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति मतलब किसी भी एंगल से आप इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि 8 10 कपड़े से आपका साल भर में काम चल जाएगा, तो आप 11वां कपड़ा मत परचेज कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं। बोलोगे सर आपको कैसे आपको क्यों फर्क पड़ रहा है, मैं 11 11 पहनूं या 100 पहनूं, फर्क पड़ रहा है, इसलिए फर्क पड़ रहा है। आप अगर 11 कपड़ा पहनने जाओगे ना, मतलब 10 से आपका काम चल जाएगा, ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम मतलब एवरेज रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप 11 कपड़ा या 12 कपड़ा पहनते हो, तो आप एक्स्ट्रा 2 का डिमांड कर रहे हो। ये जो आप एक्स्ट्रा 2 का डिमांड कर रहे हो ना, ये जो आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो ना, आपके जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। तो जब दुकानदार को लगेगा कि एक्स्ट्रा डिमांड हो रहा है, दुकानदार क्या बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा। जब दुकानदार प्राइस बढ़ा देगा तो देश में इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। और जैसे ही महंगाई आ जाएगा, जितने भी गरीब इंसान है, जितने भी पुअर इंसान है, उनको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको कपड़ा मिल गया, लेकिन हो सकता है वो कपड़ा नहीं पहन पाएंगे। हम आपको बता रहे ना, हो सकता है आप कपड़ा पहन लिए पर वो कपड़ा नहीं पहन पाए। इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग बोल गए ना कि जरूरत पे खर्च करो, वो सही भी है। आपको खर्च करना है, बिकॉज ऑब्वियसली खर्च नहीं करोगे तो डिमांड नहीं होगी। आपको डिमांड करना है, पर बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करना। जितना जरूरत है बस उतना डिमांड करना। एक्सेस डिमांड, जैसे बहुत रईस लोग हैं ना, मैं आपकी बात नहीं कर, बिकॉज हमारा आपका जो फैमिली कंडीशन है ऑलमोस्ट सेम ही होगा, किसी का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं कुछ रईस लोग का बात कर रहा हूँ, उनके पास बहुत पैसा है, तो वो मतलब वार्डरोब भरा हुआ फिर भी शॉपिंग किए जा रहे, क्या जरूरत है भाई। तुम तो शॉपिंग कर रहे हो, तुम तो अफोर्ड कर पा रहे हो, पर तुम्हारे वजह से जो प्राइसेस बढ़ेंगे वो गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो चीज मैटर करता है। इसीलिए बोला बोला जाता है ना कि खर्चा हिसाब से। सेम बात यहाँ पर है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होता है ना, तो जब रेपो रेट महंगा होता है, क्योंकि रेपो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है, आरबीआई। तो जब रेपो रेट महंगा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होगा तो लोन सस्ता हो जाएगा। लोन लोन सस्ता, लोन कम पास होगा, सॉरी सॉरी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो लोन कम पास होगा। जब लोन कम पास होगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा, जिसके वजह से मनी सप्लाई गिरेगी। मार्केट में लोन नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो मार्केट की मनी सप्लाई गिरेगी। मार्केट की मनी सप्लाई गिरने से मार्केट की इनकम गिरेगी। इनकम गिरने से लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस कम करेंगे। ये मतलब एक्सपेंसेस, जब इनकम कम होगी तो लोग एक्सपेंसेस कम करेंगे, और जब एक्सपेंसेस कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा। और डिमांड कम होने से जो प्राइसेस बढ़ रही थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप बताइए, ये जो आपका रेपो रेट है, क्या वो रेपो रेट इन्फ्लेशन से लड़ने में, देखो प्राइसेस कम हो रही है ना, क्या जो रेपो रेट है वो इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद कर रहा है या नहीं मदद कर रहा है? आंसर में गाइस, कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ सर, कर रहा है। हाँ सर, कर रहे हैं। वही चीज, एकदम एकदम रेपो रेट बहुत।
आप देखना ना, आप अभी तो आप छोटे हो, कल को आप होम लोन वगैरह तो लेना तो पड़ेगा, या होम लोन या बिजनेस लोन, या जीवन में कभी भी आपको पर्सनल लोन का जरूरत पड़ेगा। मैं चाहता हूं ना पड़े, आपको भगवान इतना पैसा दे कि जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर कभी पड़ गया तो आप देखिएगा, रेपो रेट डिसाइड करता है। आप चेक कीजिएगा, मेरा क्लास को याद कीजिएगा, उस वक्त रेपो रेट महंगा हो जाएगा ना, आपका लोन महंगा हो जाएगा। कोरोना में रेपो रेट सस्ता था, 6% होम लोन था कोरोना में, क्योंकि लोग, भाई कोरोना में लोगों की इनकम कम हो गई थी, महंगाई कम हो गई थी, तो दिक्कत हो गया था ना। 6% होम लोन था, 3% रेपो रेट था, 6% होम लोन था। आज देख लो, रेपो रेट हो गया आपका 6, 6.5% आज के टाइम पे, और लोन देख लो आपका लगभग 10% चल रहा है। तो जब भी रेपो रेट महंगा होता है, लोन महंगा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट करता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट, अगर रेपो रेट घटता है ना, तो लोग बारोइंग और स्पेंडिंग ज्यादा करते। स्टूमुलेट मतलब इंक्रीज, उत्तेजना, स्टूमुलेट, उत्तेजना, स्टूमुलेट करता है। अगर रेपो रेट कम पास होगा, रेपो रेट गिरेगा, अगर रेपो रेट गिरेगा, लोन सस्ता होगा, लोन सस्ता होने से लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेना पसंद करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, तो लोग स्टूमुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पे उल्टा देख लो, कि अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा, अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा, तो बैंक बोल रहा है यार आरबीआई को पैसा देंगे ही नहीं देंगे। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा, तो बैंक वाले आरबीआई के पास पैसा कम रखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा किसको देंगे? पब्लिक को देंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा पैसा पब्लिक के पास आएगा, तो पब्लिक उसको खर्च करेगा। मतलब अगर रेपो रेट गिरा ना, अगर रेपो रेट गिरा तो डिमांड बढ़ेगा, और रिवर्स रेपो रेट भी गिरा तब भी डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचो ना, आप ऐसे जगह पैसा लगाना पसंद करोगे जहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिले। अब आरबीआई बैंक लोग को बोल रही है ना, तुमको हम ना 1% का इंटरेस्ट देंगे, पहले 3% देती थी, पहले 3% देती थी रिवर्स रेपो रेट, अब आरबीआई बोलती है हम आपको 1% रिवर्स रेपो रेट देंगे। तो बैंक वाले बोलेंगे यार 2% का नुकसान हो रहा है, 2% का तो नुकसान हो रहा है, भाड़ में गया, बोला नहीं देंगे, जाओ हम पब्लिक को देकर पैसा कमा लेंगे। तो जब आरबीआई बोलेगी ठीक है दे दो पब्लिक को, जब बैंक वाले पब्लिक को पैसा देना स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पे रेपो रेट में आरबीआई इंटरेस्ट रेट कमाता है, और रिवर्स रेपो में कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट कमाता है, ठीक है। लिक्विडिटी इंजेक्ट का मतलब मार्केट में पैसा आना, लिक्विडिटी इंजेक्ट का मतलब होता है मार्केट में पैसा आना, ठीक है। जब रेपो रेट रेपो रेट क्या करता है, सस्ता होता है या महंगा होता है, तो मार्केट की लिक्विडिटी या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर रेपो रेट सस्ता होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने से लोन ज्यादा पास होगा, और लोन ज्यादा पास होने से मार्केट की जो मनी सप्लाई है, मतलब मार्केट में जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं इंजेक्ट। इंजेक्ट का मतलब मार्केट में पैसा आना, इंजेक्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट में पैसा आना। ये एब्जॉर्व कर लेता है, सोक कर लेता है एक्सेस मनी को सोक कर लेता है मार्केट से, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अगर रेपो रेट महंगा हुआ, तो लोन महंगा होने से लोन कम पास होगा, लोन कम पास होने से मनी सप्लाई गिरेगी, मनी सप्लाई गिरने से इनकम गिरेगी, खर्च कम होगा, प्राइसेस घटना स्टार्ट होगी। उल्टा कर लो, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, तो बैंक वाले को लालच आएगा कि पापा जी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो सारे बैंक वाले पैसा लेकर पापा जी की तरफ दौड़ेंगे। तो जब पापा जी के पास, पापा जी मतलब आरबीआई, आरबीआई के पास जब पैसा ज्यादा आएगा, तो बैंक वाला अपना पैसा उठा उठा के पापा जी के पास जमा कर रहे हैं, तो बैंक तो खाली हो गया। जब बैंक खाली हो जाएगा, तो वो कम लोन पास करेगा, जब कम लोन पास करेगा, तो मार्केट में लोन कम पास होने से मार्केट की मनी सप्लाई गिरेगी, मनी सप्लाई गिरने से जो मार्केट की ओवरऑल इनकम होगी वो कम होगी, और इनकम के कम होने से आप खर्च कम करोगे, खर्च के कम होने से डिमांड गिरेगी। ये क्लियर हुआ? लिक्विडिटी इंजेक्शन वाला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ। अरे सॉरी सॉरी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल मैं भी भूल गया। फ्रीक्वेंसी यूज, ये ना आरबीआई एकदम हर 3 महीने 3 महीने में रेपो रेट घटाती बढ़ाती रहती है, ठीक है। और ये जो रिवर्स रेपो रेट है ना, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जैसा जैसा नीड रहेगा उसके हिसाब से डिसीजन लेती है, जैसा नीड रहता है उसके हिसाब से डिसीजन लेती है, ठीक है। ये जो रेपो रेट है ना, ये क्रेडिट क्रिएशन को मदद करता है, मतलब क्रेडिट क्रिएशन
को हेल्प करता है ऑब्वियसली। क्रेडिट क्रिएशन को हेल्प करता है, ये जो रेपो रेट है ना, ये क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करता है। सर कैसे हेल्प करता है? जब लोग लोन लेंगे, जब लोग लोन लेंगे तो ऑब्वियसली पैसा तो मार्केट में आएगा, और मार्केट से पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल, मैंने लोन लिया, अब मैं घर बनवा रहा हूँ, लोन लेकर के मैं घर बनवा रहा हूँ। अब मैं मान लो 10 लाख रुपया लोन लिया और मैं 10 लाख का घर बनवा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे मान लो 1 लाख का पेमेंट करना है, जहां से मेरा बालू सीमेंट आ रहा है, मुझे 1 लाख का पेमेंट करना। तो मैंने क्या किया, आउट ऑफ 10 लाख रुपीज मैंने 1 लाख रुपया दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब जैसे ही दुकानदार के अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा ना, आरबीआई क्या, बैंक वाला क्या करता है कि डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व करता है। और जब डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व करेगा और रिमेनिंग क्या करेगा, लोन पास कर देगा। क्रेडिट क्रिएशन पढ़े हो तुम लोग? क्लास 12 में पढ़े हो? याद आ रहा है कुछ? मतलब ये पढ़े हो कि जब बैंक में आप 1,000 रुपया जमा करते हो, तो बैंक वाला इसको 1,000 से 10,000 बना देता है या 8,000 बना देता है। ये पढ़े, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो? क्लास 12 में तो है ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ याद सर। आ रहा है कुछ? इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। मतलब अगर बैंक में ना 1,000 रुपया आया, तो बैंक इस 1,000 को ना 5,000 10,000 में कन्वर्ट कर देता है। तुम ही सोचो ना कि विजय माल्या, नीरव मोदी, बड़े बड़े चोर लोग बैंक का पैसा मार के जाते हैं, फिर भी बैंक प्रॉफिट में क्यों रहता है? पंजाब नेशनल बैंक का पैसा मार के गया ना नीरव मोदी, नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का पैसा मार के गया। तो उस हिसाब से देखा जाए पैसा बैंक डूब जाना चाहिए, पर नहीं डूबा। क्योंकि बैंक ना क्या करता है, बैंक में तुम 1,000 रुपया दोगे, बैंक इसको 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 10,000 में कन्वर्ट कर देगा, 8,000 में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए बैंक बच जाते हैं, इसीलिए बैंक बच जाते हैं। मैं ना आईएफएस में आपको क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक पढ़ा दूंगा। बट अभी आप फिलहाल ये समझो कि अगर बैंक में 1,000 रुपया, मैंने 10 लाख का लोन लिया, एग्जाम्पल मैंने 10 लाख का लोन लिया, और मैंने 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया बालू सीमेंट वाला जो दुकानदार है ना, उसके अकाउंट में भेज दिया, उसके बैंक अकाउंट भेज दिया। अब जैसे ही ये जो दुकानदार है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया गया, बैंक वाला ना उस 1 लाख को 6 महीने के अंदर में 10 लाख बना देगा, 15 लाख बना देगा। तो मतलब 1 लाख कन्वर्ट हो गया 10 लाख में। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। कि क्रेडिट क्रिएट हो रहा, पैसा क्रिएट हो रहा। क्रेडिट मतलब यहाँ पैसे की बात हो रही, उधारी की बात नहीं हो रही, पैसे की बात हो रही है। पैसे से पैसा बैंक बनाता है। अगर आप बैंक में 1,000 रुपया जमा करोगे, बैंक उसको 10,000, 15,000, 20,000 में कन्वर्ट कर देगी, 5,000 में कन्वर्ट कर देगी। मतलब 1,000 रुपये से ज्यादा बना देगी उसको। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जब रेपो रेट सस्ता होता है तो लोन ज्यादा पास होता है, लोन ज्यादा पास होने से लोग खर्च ज्यादा करते हैं। खर्च मतलब आजकल देखो ना, लोग यूपीआई वगैरह करते रहते हैं। तो जितना ज्यादा पैसा बैंकिंग चैनल में आएगा, जितना ज्यादा पैसा बैंकिंग चैनल में आएगा, उतना ज्यादा पैसा मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। और ये डिस्करेज करता है, भाई बैंक का पैसा आरबीआई के पास चला गया, तो बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है, तो बैंक कैसे उसको क्रेडिट क्रिएट करेगा? तो डिस्करेज करता है। मतलब रेपो रेट क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाता है, और रिवर्स रेपो रेट क्रेडिट क्रिएशन को खत्म खत्म करता है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क की बात करें भाई, आरबीआई को रिस्क यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि आरबीआई बैंक से पैसा चार्ज कर रही है। रेपो रेट में आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है ना, तो यहाँ पे आरबीआई लोन देती है। लोन देने वाला कौन है यहाँ पे? आरबीआई। तो इस केस में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है जिस बैंक को आरबीआई ने लोन दिया वो बैंक डूब गया, तो रिस्क यहाँ पे ज्यादा है। और यहाँ पे, अरे बाप रे, यहाँ पे आरबीआई मिसिंग था। लोअर, यहाँ पे जो रिस्क है वो कम है। क्यों? क्योंकि आरबीआई यहाँ पे खुद, भाई देश का सबसे बड़ा मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन कौन है? आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो वहां पर रिस्क कहाँ है? कॉमर्शियल बैंक को तो पैसे रिस्क, कॉमर्शियल बैंक को तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा ना। क्योंकि रिवर्स बैंक में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा उठा के आरबीआई के पास जमा करती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाला कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई तो इंटरेस्ट तो देगा ही देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ओपन ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? आरबीआई को लग रहा है, सुनो, आरबीआई को लग रहा है देश में इन्फ्लेशन ज्यादा है, देश में इन्फ्लेशन ज्यादा है, रेपो रेट बढ़ा दिया,
रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ाने से लोन महंगा। इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि ओपनली ओपनली आप मार्केट को ऑपरेट कर रहे हो। ओपनली आप मार्केट क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। बोलते हैं ना खुला साड़ की तरह, खुला साड़ की तरह आप मार्केट को ऑपरेट कर रहे हो। लोन महंगा है, इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, रेपो रेट बढ़ा दो। महंगाई कम है, रेपो रेट गिरा दो। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, यूज्ड इन ओपन मार्केट फॉर बोरोइंग। ये ऑब्वियसली यहाँ पे आरबीआई बोलता है दे दो पैसा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना ओपन मार्केट, आरबीआई यहाँ पे लेंडिंग का काम करता है। यहाँ पे ओपन मार्केट में लेंडिंग का काम करता है, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे लोन दे रहा है ना, तो लेंडिंग काम करता है ओपन मार्केट में। और ऐसे ये रिवर्स रेपो रेट में बारोइंग का काम करता है, बोलता है पैसा ज्यादा हो गया हमको दे दो। तो जब बैंक का पैसा आरबीआई के पास में आ जाएगा तो बैंक हो जाएगा खाली, और जब बैंक हो जाएगा खाली तो लोन कम पास होगा। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में रेपो रेट लेंडिंग का काम करता है, और रिवर्स रेपो रेट बारोइंग का काम करता है, सोक का काम करता है, एक्सेस मनी को सोक कर लेते हैं। ठीक है, अगर रेपो रेट महंगा हो गया तो बैंक के लिए महंगा होगा, और रेपो रेट अगर सस्ता हो गया तो बैंक के लिए कॉस्ट सस्ता पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे वही सेम चीज बोला कि बैंक का जो एक्सेस फंड है वो रिड्यूस हो जाता है। भाई बैंक वाला, बैंक का जो पैसा है वो चला गया आरबीआई के पास में, तो बैंक का जो एक्सेस फंड है वो रिड्यूस हो गया। इफेक्ट ऑन बैंक का मतलब सिंपल सा बात हो रहा है कि अगर रेपो रेट महंगा हो जाएगा तो बैंक को महंगा में, बैंक की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज बैंक खुद महंगा में लोन उठाएगा तो कस्टमर को भी तो महंगा में देगा। तो अगर रेपो रेट महंगा हो गया तो बैंक को महंगा में लोन मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो कस्टमर को भी वो महंगा में लोन देगा। और रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा था कि जो बैंक का एक्सेस फंड है आरबीआई उसको सोक कर ले रही है, उसको आरबीआई ले ली। क्लियर हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? प्लीज सब लोग यस बोलना। सर। 15, हाँ सर। 15 डिफरेंस है। इस हम आपको गारंटी बताते हैं, हम आपको गारंटी देखते हैं, इतना अच्छा डिफरेंस आपको कोई टीचर प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हम बहुत सोच समझ कर बनाए हैं। इतना इजी इजी वर्ड में मैंने, मेरा नोट्स में टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज आप इसका लैंग्वेज देखिए ना, आप इसका लैंग्वेज देखिए, देन यू विल अप्रिशिएट मी। बिलीव मी, जब आप इसको पढ़िएगा ना, आपको आपके दिल से निकलेगा सर क्या नोट्स बनाए हो, इतना इजी नोट्स है। इसलिए टाइम लगता है नोट्स बनाने में। और आपको पता है हम आपको कोई चीज अगर लेट देंगे ना, बट अच्छा देंगे। कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। हम थोड़ा देर आएंगे, बिकॉज आपको पता है हम कहीं बिजी हैं, बट हम आपको जो नोट्स दे देंगे ना, आपको याद हो जाएगा, बर्डन नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट दिलाएगा। ये नोट्स आपको इंटरेस्ट दिलाएगा, आपको बर्डन नहीं करेगा। आप जो हम आपके अभी डिफरेंस पढ़ाए ना, वही सारा डिफरेंस का इंट्रो पार्ट है आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, ये मेरे नोट्स में जितने क्वेश्चन है हम पहले बताते रहे, मेरे नोट में जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा कौन सा जो एग्जाम में नहीं है, सारे आए हुए हैं। सर सजेशन सजेशन देंगे एंड में, सजेशन एंड में देंगे। अभी सजेशन का जरूरत नहीं है, अभी ये पढ़ो, अभी कोई सजेशन नहीं चाहिए, एंड में सजेशन दे देंगे। कॉमर्शियल पेपर क्या है, डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़े हुए, मीनिंग मीनिंग ऑलरेडी पढ़े हुए। कॉमर्शियल बैंक पे इशू कौन करता है, टॉप रेटेड कंपनी। इधर में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, बैंक। इधर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है बैंक। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, कंपेयर के फॉर्म में, कंपेयर के फॉर्म में। मतलब जो कॉमर्शियल पेपर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के कंपेयर में ज्यादा है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कॉमर्शियल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लिक्विड है, बिकॉज ये इसका 1 साल से कम हो जाता है, और ये लेस लिक्विड है क्योंकि कभी कभी ये 3 साल के लिए भी इशू होता है ना, इसलिए लेस लिक्विड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है कॉमर्शियल में, और सर्टिफिकेट डिपॉजिट में 1 लाख रुपए है। बोल रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हिम्मत ना हारो, लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रिसेंट चेंज और ट्रेंड दैट हैव टेकन प्लेस इन इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में ना बहुत सारा रिसेंट ट्रेंड आया। क्या क्या रिसेंट, पहला पॉलिसी चेंज। मनी मार्केट में ना हमेशा पॉलिसी चेंज गवर्नमेंट करती रहती है। देखो भाई सिंपल सी बात है, देश में हालात हमेशा चेंज रहते रहते हैं, तो हमेशा ये लोग ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट करते रहता है। नए नए मेजर्स, मतलब नए नए जो मेजर्स है, नए नए मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नए नए मेजर्स, ये लोग नए नए तरीका निकालते रहता है। ठीक है,
जो देश में मनी सप्लाई है इसको टाइम टू टाइम लोग क्या करता है, मैनेज करता है, ऑपरेट करता है। और लॉ में तो आए दिन अमेंडमेंट करते रहता है। तो अगर आपसे पूछा ना कि मनी मार्केट में रिसेंटली चेंजेस क्या, सिंपल सा आंसर है ना भैया, पॉलिसी चेंजेस। जब बात आप पॉलिसी की बात करते हो ना, तो चाहे मनी सप्लाई से रिलेटेड पॉलिसी हो या कानून से रिलेटेड पॉलिसी हो, या मनी सप्लाई कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे नए नए मेथड्स को लगाना, सबके रिगार्डिंग आरबीआई टाइम टू टाइम पॉलिसी वगैरह लाती रहती है। ठीक, ये हो गया पहला चेंजेस। दूसरा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। भाई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, यूपीआई वगैरह देखो ना कितना ज्यादा आ गया है। बहुत सारी फिनटेक कंपनी आ गई है ना, बहुत सारी फिनटेक कंपनी इंडिया में आएगी नहीं, देखो ना आपका जो भारत पे क्या एक फिनटेक कंपनी है ना, पेटीएम क्या एक फिनटेक कंपनी है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, नई नई फिनटेक कंपनी आ गई है, यूपीआई वगैरह आ गया, जिससे पेमेंट करना काफी आसान हो गया है। इंटरेस्ट रेट डायनामिक, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है नॉर्मली है डायनामिक होता है। ये आपको चेंजेस पूछा था, आपको यही चेंजेस बताना पड़ेगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, आरबीआई लगभग इंटरेस्ट रेट ज्यादा ज्यादा मतलब वैरी नहीं करता था, बट राइट नाउ इंटरेस्ट रेट हमेशा वैरी करते रहता है। क्यों वैरी करते रहता है? क्योंकि जैसा मार्केट में डिमांड सप्लाई होगा उसके हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट होगा। मार्केट लिक्विडिटी मार्केट में ना, जो लिक्विडिटी मतलब मार्केट में कितना मनी सप्लाई होगा, ये डिपेंड करेगा देश के हालात पर। देश का जैसा हालात होगा, जैसा क्या बोला, चेंज इन लिक्विडिटी कंडीशन, मतलब पैसे का कंडीशन। पैसे में पैसा ज्यादा होगा या कम होगा, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर। अगर गवर्नमेंट को खर्च ज्यादा करना, सुनो सुनो, अगर गवर्नमेंट को खर्च ज्यादा करना है तो ये लोग मार्केट में पैसा बढ़ा देंगे। और गवर्नमेंट को खर्च कम करना है तो मार्केट में पैसा कम कर देंगे। बैंकिंग रेगुलेशन, अगर आरबीआई को लग रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो रिजर्व रेट बढ़ा देगा। अब महंगाई कम हो रहा है तो रिजर्व रेट कम कर देगा। इसको बोलते हैं मार्केट लिक्विडिटी। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल, इसमें इसमें भी चेंजेस आया ना। पहले ट्रेजरी बिल इशू किया जाता था, पहले ट्रेजरी बिल इशू किया जाता था 14 दिन के लिए, अब इसको हटा दिया गया। अब जो मिनिमम ट्रेजरी बिल है वो 91 डेज के लिए है। पहले ट्रेजरी बिल 14 दिन के लिए इशू किया जाता था, अब इसको हटा दिया गया। अब इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी बिल है ना उसमें भी चेंजेस आया। अभी याद आ रही, 3-4 साल पहले पहले 14 दिन का ट्रेजरी बिल होता था, अब इसको हटा दिया गया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सर ये क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है? कानून। कानून में आए दिन अमेंडमेंट आता है। आपको इजी लैंग्वेज में, देयर इज ए लॉट्स ऑफ चेंजेस इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बस इतना ही। देयर इज ए लॉट्स ऑफ चेंजेस इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बस इतना ही लिखना है। मतलब कानून में हमेशा चेंजेस आते रहता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे डिजिटल पेमेंट बूम हो गया, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, ये सब चेंजेस आया है। इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, अभी ऊपर पढ़े थे ना, वही पॉइंट यहाँ पर रिपीट किया। इंट्रोडक्शन ऑफ पेमेंट बैंक, देखो ना आपने नाम सुना होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। तो इंडिया में नए नए पेमेंट बैंक आ गए। ठीक है। बहुत सारी फिनटेक कंपनी आ गई। अभी तो एग्जांपल दिया था ना, भारत पे, स्पाइस, स्पाइस ने स्लाइस स्लाइस, भारत पे स्लाइस, यूनी पे, हीरो कॉर्पोरेशन, ऐसे करके बहुत सारे फिनटेक कंपनीज आ गई हैं। ठीक है। हमारे देश में ना म्यूचुअल फंड का बोलबाला बढ़ गया भाई, सच बताओ, जब से ये म्यूचुअल फंड को सचिन तेंदुलकर ने प्रमोट किया ना, तब से ये म्यूचुअल फंड का बोलबाला हमारे यहाँ बढ़ गया। ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा, जैसे जनधन योजना, इन सब से इनिशिएटिव से भी मनी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, अभी बिटकॉइन वगैरह है, बिटकॉइन वगैरह भी, इसके ऊपर अभी देखो बिटकॉइन भी फुल्ली लागू नहीं हुआ है। आरबीआई अभी इसको रोक के रखी है, बट ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि बिटकॉइन पे को लागू करना है या नहीं। बाहर में तो ये चल रहा है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में अभी कानून लाना बाकी है। ठीक है। बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड को डेवलप किया इन्होंने। पहले इंडिया मतलब पहले ना गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादा पॉपुलर था, बट रिसेंटली इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह भी इशू किया है। ठीक है। फोकस ऑन फाइनेंशियली लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब क्या, और कि लोग ना बहुत ज्यादा एजुकेट किया। देखो ना आपके सिलेबस में आईएफएस डाल दिया गया तो आप एजुकेट हो रहे हैं ना। ऐसे अब धीरे धीरे ना आरबीआई और गवर्नमेंट और बाकी लोग, बैंक वाले भी खुद अब आपको एजुकेट करना स्टार्ट किए। और जब आप एजुकेट एजुकेट होते, जब आपको नॉलेज मिलती है तो आप उसी से तो आप आज आप आईएफएस नहीं पढ़ते तो आपको क्या पता ट्रेजरी बिल क्या होता है, आपको क्या पता सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, आपको मनी मार्केट क्या होता पता ही नहीं, शेयर मार्केट क्या होता पता नहीं। तो धीरे धीरे देखो ना आज की दुनिया लोग ना इंटरेस्ट दिखा रही है, शेयर मार्केट क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है। तो लोग फोकस कर रहे हैं, मतलब इन लोग का फोकस बड़ा है कि थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, क्योंकि देखो आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज गवर्नमेंट भी तो बड़े बड़े
जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको बोल देते हैं कि भाई थोड़ा सा मनी मार्केट ज्ञान दे देना, थोड़ा सा। बैंक के खुद यूट्यूब चैनल बना के रखी है, ठीक है। बैंक के बड़े बड़े जो इम्प्लॉय वगैरह खुद देखो ना अपना यूट्यूबर बन चुके हैं। तो आज धीरे धीरे ना ये लोग फोकस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ज्ञान देने के लिए। और इवॉल्विंग रेगुलेटरी फ्रेम, वही कानून कानून टाइम पे बार बार, मतलब जो लॉ हो रहा है ना, वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये इसमें कुछ कुछ पॉइंट रिपीटेड है। आप ना इसमें 10 पॉइंट कर लेना, 10 पॉइंट्स कर लेना। बट स्टार्टिंग का 4 पॉइंट मस्ट है, स्टार्टिंग का 4 पॉइंट मस्ट है। जो स्टार्टिंग में मैंने 4 पॉइंट लिखवाया ना, ये वाला, ये 4 पॉइंट, पॉलिसी चेंजेस, टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट रेट, डायनामिक मार्केट, ठीक है। ये 4 पॉइंट मस्ट है। इसके बाद रिमेनिंग रिमेनिंग 6-7 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। तो आपका मनी मार्केट सर यहाँ पे खत्म होता है। हाँ बोलिए। सर जो कल टेस्ट लीजिएगा उसमें कितना पॉइंट करना होगा? मिनिमम 10, मिनिमम 10। ठीक है सर। ठीक है। आप ना इसको क्या बोलते हैं इसको, हाँ 4 पॉइंट स्टार्टिंग का और लास्ट का 6-7 पॉइंट इधर से कर लीजिएगा जो रिपीट नहीं हुआ हो। ठीक है। बाकी हम लोग कल 10 बजे मिलते हैं, आप लोग का टेस्ट होगा, सब लोग ज्वाइन करेगा टेस्ट में। कोई सर पूछना है मनी ऑफलाइन मार्केट, होगा मनी ना? मार्केट क्लियर हो गया? किसी से कुछ पूछना है मनी मार्केट से रिलेटेड? सर कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए? 5 मार्केट के लिए कौन सा? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला क्वेश्चंस मैं 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करूँ एंड कौन सा वाला क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए? बाबू तुम्हारा चैप्टर 1 10 मार्क्स का है, तो तुमको पूरे ही 10 मार्क्स, 10 मार्क्स हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा। तुमको माथा में ज्यादा जाकर के चलना है, तुमको कम बेसी नहीं किया, समझे मेरा बात? तुमको 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर, क्योंकि देखो आईएफएस एक लिखने वाला सब्जेक्ट है, तुमको ज्यादा इसमें लिख के आना पड़ेगा। कोशिश करो ज्यादा ज्यादा पॉइंट लर्न करने का, ठीक है। सर ये पीडीएफ भेजिएगा क्या सर? हाँ हाँ भेजेंगे, थोड़ा सा इसमें एडिट करा के भेज रहा हूँ तुरंत। बाय। कुछ पूछना किसी को या एंड करें मीटिंग? नहीं सर। ओके बाय बाय।